बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा और अरीज का मोस्ट 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 फेवरेट नावल है। तो वो आज हमने स्टार्ट करना है। मैंने ये वाला नावल रीड कर रही हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए, जो रिस्पॉन्स देते हैं, और मेरे और अरीज के लिए स्पेशल। और होप सो आप इसको इंजॉय करेंगे। आए पढ़ते हैं आज नावल की फ़र्स्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अभी मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, मैं वो वजह बाद बताती हूँ, पहले नावल शुरू कर लें ज़रा। याले पैड पर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर सो रही थी। वो इस वक्त इस कदर गहरी नींद में थी कि ये भी महसूस न कर सकी कि सामने सिंगल सोफे पर विराजमान ज़रमील बगौर इसे देख रहा तक रहा। याले के चेहरे पर आज भी वही मासूमियत रक्सा थी जो आज से 2 साल पहले थी। वो आज भी इतनी दिलकश और खूबसूरत थी जैसा वो इसे 2 साल पहले छोड़ के गया था। ज़रमील की निगाह से चेहरे से होती हुई इसके लंबे घने बालों गोल्डन बालों में जा ठहरी जो बिखरे हुए थे। इसे नहीं याद पड़ता कि याले को कभी लंबे बाल पसंद थे और ना ही कभी इसने बाल बढ़ाए होंगे। हमेशा से शोल्डर कट बाल रहे थे इसके। याले जो नहायत गहरी नींद सो रही थी, खुद से भी बेगाना जाने कौन सा एहसास था। दिल जाने के अजीब अंदाज में धड़का था कि इसकी नींद टूटी थी। सामने निगाह उठी तो जैसे नज़र जैसे साख्त तो जामद होकर रह गई, सारे एहसास मंजमंद होकर रह गए हों। मगर कुछ ही लम्हे लगे होंगे इस हकीकत को कबूल करने में कि सामने बैठा ज़रमील कोई ख्वाब कोई सपना नहीं, बल्कि वह सोफे पर नहायत ही पुरसकून बैठा था। याले झट से उठी, गोल्डन बाल झटके से सारे इसके आगे आके बिखर गए, इसके वजूद को छुपा के। इसका सबसे पहला ख्याल बेड की दूसरी सिम किया जहाँ इसके पहलू में रज़ा सोया था, मगर अब वो जगह खाली जगह इसका मुँह चढ़ा रही थी। रज़ा वहाँ नहीं था। याले का दिल पूरी तरह धड़का, वो घबरा के बेड से नीचे उतरी थी। ज़रमील जो इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था, इसके फिक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा, मजबूत कदम ज़मीन पर धरता इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। याले कह रहा था यहाँ से चले जाने का था कि ज़रमील इसकी राह में हाइल हो गया। अगर रज़ा के लिए फ़िक्रमंद हो तो बेफ़िक्र हो, वो इस वक्त अम्मी के पास है। मगर याले ने जैसे इसकी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं दी और अनसुनी करते हुए इसे बुरी तरह नज़रअंदाज करती हुई साइड से निकलना चाहती थी कि ज़रमील ने इसका बाजू पकड़कर अपने मुकाबले वापस किया। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? मैं 2 साल बाद वापस आया, मगर तुम्हारे चेहरे पर खुशी की बजाय इतनी बेजारी क्यों है? अपनी रोशन सुरमई आंखें इसके ब्राउन कांच में गाड़े में जैसे इन सरमई का आंखों में आज भी वही रोब वही सख्ती हलकुरे ले रही थी जो हमेशा से देखती चली आ रही थी। मगर पहले की बात और अब पहले में और थी। पहले वो इन आंखों से डर जाया करती थी, सहम कर कहीं खौफजदा होकर किसी कोने खुदरे में छुप जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ इसका बेटा था जिसने इसे बहादुर बना दिया था, मजबूत कर दिया था। आप 2 साल बाद आते या ज़िंदगी भर ना आते, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने सच लबो लहजे में कहते हुए एक झटके से इसकी आहनी कलाई से अपनी बाजू छुड़ा और इसे 2 कदम के फासले पर जा खड़ी हुई। सिर्फ कुछ पल के लिए ज़रमील हैरान और साकिन हुआ था, वरना याले के इस तरह झड़कने इस तरह ही कमेज़ अंदाज पर इसके अना बिलबिला कर रह गई। मगर जल्दी खुद पर काबू पा लिया। अनाबी गदास लबों की तलाश में हल्की से मुस्कुराहट के ली थी। आंखों में नरमी भरे वो चंद कदम बढ़ाता इसके मजीद करीब हुआ कि दरमियाना फासला 1 इंच से भी कम रह गया। चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब कर लिया कि इसकी सांसों के गर्म थपेड़े याले का पूरा चेहरा झुलसा गया। इन 2 सालों में बहुत बहादुर हो गई हूँ। तो आपने क्या समझा मैं आज भी एक डरी सहमी दबू सी लड़की हूँ जो आपकी आंख की सख्ती से डर जाऊंगी? तो आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। मैं ना सिर्फ बहुत बहादुर होगी, बल्कि मेरे दिलो दिमाग से हर किस्म का डर और खौफ भी मिट चुका है, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरा सहारा, मेरे जीने की वजह। वरना आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने ज़रमील की सीमत से नफरत से रुख फेर लिया। ज़रमील आज पहली बार इसे इतना बोलता हुआ सुन रहा था। इसके लबो लहजे में उलट खड़ाहट, वो घबराहट बिल्कुल मकफूद थी जैसे सामने पाकर हमेशा से रहती थी। मेरी जुदाई ने रज़ा की आमद ने तुम्हें बहुत निडर और बहादुर बना दी। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसके नाराज सा सुंदर मुखड़ा अपनी सिमत किया। खबरदार, जो आपने रज़ा का नाम भी लिया तो वो सिर्फ मेरा बेटा, आपका इससे सिर्फ नाम का रिश्ता है। याले ने इसका हाथ छड़कर इससे बहुत फासले पर जा खड़ी हुई। ज़मील ने बगौर इसके दिलनशी सराबे को तका था। कॉटन के ब्लू प्रिंटेड सूट में बगैर दुपट्टे के खड़ी हुई इस वक्त कोई ज़ख्मी हिरनी सी लग रही थी कि अगर इसके बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया तो वह अर्शिया को तहस नहस कर देगी। ज़रमील को इसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया था। इसका ये बदला बदला रूप इसका चैन करार लूट ले गया। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके एक बार फिर इसके नज़दीक आ ठहरा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ तुम्हारे रज़ा के पास आ गया हूँ, तो फिर भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ रहें या ना रहें, मगर मैं यहाँ रज़ा के साथ बहुत खुश हूँ। आपकी गुंजाइश हमारे बीच कहीं नहीं निकलती। इसकी बातों पर ज़रमील का गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया, बल्कि ज़ोर से हंस दिया। ज़रमील की भरपूर हंसी याले को हैरान करके वो तो समझी थी कि ज़रमील इस पर गुस्सा करेगा, अकड़ कर यहाँ से चला जाएगा, मगर वो तो जैसे इसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। ओह याले, तुम वाकई बहुत बदल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वही याले जो मेरी आँख की ज़रा सी सख्ती से सहम जाया करती थी। ज़रमील ने मुस्कुराकर बगौर इसका खूबसूरत चेहरा देखा, उसके खुले शहतगी बालों को अपनी मुट्ठी में आहिस्ती से कैद कर लिया।
तुम्हारा अंदाज ही नहीं, तुम तो सरापा मुजस्सम बदल गए। जो रूप स्वरूप मेरा आइडियल था, तुम बिल्कुल इसी तरह। सरगोशी में देखता हुआ वो एक खूबसूरत सी जसारत कर गया। सरगोशी में कहता हुआ एक खूबसूरत सी जसारत कर गई। याले तो अंदर तक कांप उठी। इसके रुखसार जरमील की इस बेसाख्ता हरकत पर सुर्खनारी हो गई, जैसे अभी वहाँ से खून छलक उठेगा। वो बुरी तरह झेम कर आएगी। जरमील से तेजी से रुख मोड़ना चाहे कि झटके से वो इसके वसी चौड़े सीने का हिस्सा बनी। वजह यह कि इसके खुले बाल इसकी बंद मुट्ठी में कैद थे। इस बेसाख्ता हरकतों ने तो इसके दिल की दुनिया तय बाला कर दी थी। इसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि वो बासानी जरमील की समाज से आवाज़ महफूज नहीं रह सकी। मगर ज़मीन वैसे किसी मजबूत पहाड़ की मानद वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई आंधी कोई तूफान हिला नहीं सकती थी। ज़मीन ने अपना मजबूत बाजू इसकी नाजुक कमर के गिर्द बांध कर मज़ीद से खुद से करीब तर कर लिया। इन 2 सालों में तुम्हारी मेरी वारफ्तियों में खासा इजाफा हुआ। हर गुजरते लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। और इस हकीकत को जब मैंने मुकम्मल तस्लीम कर लिया तो देखो आज मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब हूँ। वो धीरे धीरे इसके शहतगी बालों में उंगलियाँ फेर रहा था। इस सर्द मौसम में पूरी पसीने से शराबूर हो गई। छोड़िए मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं, और ना ही मुझे आपके किसी झूठे बहलावे में आने वाली हूँ। वो पूरी जान लगा रही थी इसकी आनी मजबूत करीब से आज़ादी के लिए, मगर हर कोशिश नाकाम बेसुध ठहरी। याले समझने की कोशिश करो, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कशिश और रज़ा की मोहब्बत खींच कर लाई है। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं जी सकता। इसके लबो लहजे में सच्चाई बोल रही थी, मगर याले को कहाँ देख रही थी वो सच्चाई, और ना ही वो देखना चाहती थी। नहीं, मुझे अब आप पर कोई एतबार नहीं, छोड़िए मुझे। वो गिरफ्त तोड़ने की पूरी जान तोड़ कोशिश करी थी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। याले, रज़ा रो रहा है। इसी असना में हीरा ने दरवाज़ा खटखटाया। इसकी गोद में रज़ा था, जिसके रोने की आवाज़ पर वो तड़प उठी थी। ज़मील, छोड़िए, रज़ा रो रहा है, मैंने इसे रोने नहीं देती। इसकी ब्राउन कांच से मोती टूट टूट कर रुखसार पर फिसलने लगे। जरमील का इन बहते अक्षकों पर दिल कट कर रह गया। इसने गिरफ्त ढीली कर दी। याले तेजी से दरवाजे की सिमत भागी। दरवाज़ा खोला। हीरा की गोद से बिलखते हुए रज़ा को अपनी नरम आगोश में छुपा लिया। अपने सीने से लगा हुए इसे प्यार करने लगी। ममता की खुशबू महसूस करके रज़ा खामोश हो गया। याले को जरमील की मौजूदगी महसूस हुई, जो वो रज़ा को पाकर अक्सर फरामोश कर बैठी थी। इसने पीछे पलट कर देखा, वहीं खड़े ने वहीं बगौर देख रहा था। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे के अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं। इसने खार कर किसी पर भी जोर दिया और शिकायती नज़रों से देखती हुई हीरा की साइड से निकलती चली गई। हीरा ने चाहती हुई याले को एक नज़र देखने के बाद नहायत बेबसी से अपने अजीज़ तरीन भाई को देखा और अंदर दाखिल हो गई। याले बहुत बदल गई है जरमील भाई, वो पहले जैसी नहीं रही। वो जो किसी को नाराज़ करना नहीं जानती थी, किसी से खफा नहीं होती थी, आज खुद अपने आप से और आपसे सख्त खफा। हीरा की आंखों में नमी ठहर गई। मगर जरमील भाई, मुझे आप दोनों बहुत अजीज़ हो। मैंने हमेशा से सिर्फ आप दोनों को एक साथ ही देखा, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहो, कभी अलग ना हो। तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं टूटेगा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं जानता हूँ याले मुझसे सख्त नाराज़ है, मगर मैं इसे मना लूँगा। इसने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ शफकत से रखा। 2 साल पहले छड़ के दफ़ा हो गया सी, तो हुन जानता है जी कि वापसी होवे तो अगो जफियाँ पपियाँ कर दी मेरे बीवी मेल ही ना जाए तेन। सच कह रहे हैं ना आप याले भाभी को मना लेंगे ना? इसके चेहरे पर एक कवल वही सी चमक आई। मगर वो अरशद भाई। एकदम अरशद का खौफ चेहरे पर नमूदार हुआ था। अरशद को क्या हुआ? इसने सर पर से हाथ हटाया। आपको अपनी ने नहीं बताया? नहीं, खैरियत। असल में अरशद भाई को आप पर बहुत गुस्सा है। आप याले से शादी करके तो 2 दिन बाद ही किसी को बताए बगैर घर से चले गए थे। माँ सदके चली जाए, 2 दिन बाद ही चला गया सी, गर्क हो गया सी। यूँ चले गए तो इस बात पर अरशद भाई ने पूरे घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। बहुत गुस्सा कर रहे थे घर में, और तो इन सलीम चाचा ने रोक दिया, वरना वो क्या कर गुजरते। मगर इन्होंने अब्बू और सलीम चाचा से एक बात और कह दी थी। वो बोलते बोलते खामोश हो गई। बोलना नहीं चाहती थी। क्या बात कह दी? जरमील ने बेसब्री से पूछा। यही कि अब जो मैं चाहूँगा वही होगा, याले वही करेगी जो मैं कहूँगा। व्हाट? क्या मतलब, क्या करेगा वो? वो कह रहे थे कि जरमील को याले को तलाक देनी होगी। इसने डरते डरते धीरे से सारी बात बता दी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया इसका? ये बात सोची भी कैसे इसने? जरमील जोर से थाड़ा कि हीरा अंदर तक काम करेगी। याले ने कुछ नहीं कहा। नहीं, वो भी वही करेगी जो अरशद भाई कहेंगे। अपने भाई की तरह इसका दिमाग भी ख़राब हो गया। देखता हूँ कौन याले को मुझसे अलग करता है। गुस्से से इसकी दिमाग की रगें फटफड़ाने लगी। सुरमई आंखों में सुर्ख डोरे वाज़ेह नजर आने लगे। हाँ, तू ब्याह तो दूजे दिन छड़ के चला जावे तो तेरे बारे में कोई कुछ कवे भी ना। जरमीन भाई, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, होगा वही जो याले चाहेगी। आप प्लीज़ याले को मना ले। इनके अलग होने का सोचकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगी। हीरा को इस तरह रोते देखकर जरमील को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, याले को तुम्हें मना ही लूँगा, मगर इस अरशद का दिमाग ठिकाने लगाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं जरमील भाई, अभी आप खामोश हैं। घर में आरफीन भाई की शादी के हंगामे शुरू हो रहे हैं। अरशद भाई से शादी के बाद बात कर लीजिएगा। शादी में बदमज़गी अच्छी नहीं लगती। बहुत समझदारी से इसने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। जरमील तो इसे देख कर रह गया। मुझे नहीं मालूम था मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी समझदारी की बातें करती है। ज़रा अपनी ये समझदारी थोड़ी सी याले को भी दे दो। इसने मुस्कुराकर शरारत से कहा था। हीरा जरमील की बात पर रोते रोते मुस्कुरा। देखिए, मैं आपसे बात करने में बिल्कुल भूल गई कि पप्पो ने मुझे ऊपर बुलाया था आरफीन भाई की दुल्हन के लिए कपड़े पैक करने के लिए। कब से है शादी? कल हम माइयों की रस्म करने जाएंगे इनके घर। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ।
जी आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। अच्छा ज़रमील भाई मैं चलती हूँ। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से साफ किया और कमरे से चली गई। ज़रमील की तमाम सोचों के धागे सिर्फ याले के इर्द गिर्द ही उलझे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि याले को कैसे मनाया जाए। ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि कोई इससे रूठा तो इसको मनाना था, मगर इसे असद यकीन था वो याले को मना लेगा। इंसान था, बच्चा बना बन के मनाई ना। आखिर क्यों आया वो यहाँ, क्या लेने आया? अगर इसने याले से बात भी करने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अर्शद को पता चल गया कि ज़मील आज दोपहर को यहाँ आ गया। इसे तब से गुस्सा आ रहा था, बस नहीं चल रहा था कि इसे अभी इसी वक्त शूट कर दें। अर्शद प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, घर ज़मील भाई का भी तो है। अगर ये घर इसका तो इसका जो दिल चाहेगा वो मनमानी करता फिरेगा, और अगर वो शाम को याले के कमरे में गया तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? अर्शद को ये भी पता चल गया था कि ज़मील याले से मिलने इसके कमरे में गया था। अर्शद कैसी बातें करें अब, मैं क्यों इन्हें याले के कमरे में जाने से रोक सकती हूँ? याले इनकी बीवी है। बीवी है, ये बीवी इसे अभी याद आई है 2 साल बाद, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बड़ों ने जो गलतियां करनी थी कर ली। मेरी बहन मुझे बहुत अजीज़ है, इसकी खुशी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और इसकी खुशी इसी में कोई ज़मील के साथ नहीं रहना चाहती। मैं इसे तलाक दिलाऊंगा। सिमरन ने दहलकर सीने पर हाथ रख लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ जानते भी हैं? आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। प्लीज़ अर्शद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसा मत सोचिए। याले सिर्फ बीवी नहीं, ज़मील भाई के बेटे की माँ भी है। अर्शद इस वक्त बहुत गुस्से में था, शायद वो खुद भी नहीं जानता था वो जो कुछ बोल रहा बहुत गलत है। यही वजह थी कि सिमरन अक्सर इसकी बेइंतहा गुस्से से खाइफ रहती थी। चलो गुस्से भी कोई ना कुछ जान चढ़ेगा किसी दिन है। मैं कुछ नहीं जानता, खबरदार जो अगर तुमने ज़मील की ज़रा भी तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही गुस्से भरी कहरलूद नज़र इसके चेहरे पर डालता हुआ बाहर निकलता चला गया। सिमरन की आंखों में नमी सी भरने लगी। अर्शद ऐसे ही थे, वो गुस्से में होते तो फिर कभी कुछ नहीं देखते, सोचते समझते बंदे मुकाबिल बंदे को अच्छी तरह झाड़ कर रख देते थे, और बार बार कोशिश करती कि अर्शद की किसी भी काम में कोई कोताही ना हो, मगर सब कुछ ठीक करते करते भी कहीं ना कहीं को गलती हो जाती है। फिर इसकी शामत आ जाती। फिर वही अर्शद जो रात के अंधेरे में मोहब्बत की फवार से पोर पोर भिगो देता था, वही अर्शद इसकी ज़रा सी गलती पर इसे दिन के उजाले में अपनी नोकीली बातों के तीरों से इसकी रूह तक को छलनी छलनी करके रख देता। अर्शद में फिर गोली ना मार देती जाए। देखिए आरफिन भाई, ये सूट मैंने ख़ास मकसूम भाभी के लिए पसंद किया, मुझे यकीन है इन पर कलर बहुत अच्छा लगेगा। हीरा ने पूरी कमीज़ कारपेट पर फैला दी। आरफिन जो मोबाइल पर किसी का एसएमएस पढ़ रहा था, हीरा की तेज़ आवाज़ पर निगाह उठा के देखा। थानियन पिंक इम्तिजाज की इस कमीज़ पर फुल बारीक सितारों मोती से खूबसूरत काम बना हुआ था। हीरा ने इसका दुपट्टा भी फैला दिया, जिसके सिर्फ बॉर्डर पर थानियन पिंक सितारों मोतियों का नफीस काम था। इसकी आंखों के पुतलों पर एकदम से वो सुंदर शर्मीला सा चेहरा झिलमिलाया था। लो भाई, ये तो अभी से मकसूम भाभी के ख्वाबों ख्यालों में खो गए। याले ने मुस्कुराते हुए आरफिन को छेड़ा तो वो कुछ खफीफ सा हो गया। अरे रे देखो हीरा, अपने आरफिन भाई को शर्माना भी आता है। याले इस वक्त फुल मूड में थी। हीरा की हंसी ने आरफिन को अलर्ट कर दिया कि अब ये दोनों मिलकर इसकी दुर्गत बनाने वाली। इससे पहले को मजीद इनकी शर्तों का हिस्सा बनता, दोनों को घूरता वहाँ से उठने लगा। कहाँ जा रहे हो चांद? रापेज अपने लाडले पेचे के पीछे खड़ी इनकी बातों की छेड़छाड़ से लुत्फानंदोज हो रही थी। आरफिन को उठते देख इसके चौड़े शाने पर हाथ का दबाव डालकर दोबारा से सोफे पर बिठा दिया। आरफिन ने नज़र घुमाकर बेबसी से अपनी माँ को देखा। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मम्मा आप भी? जी मैं भी, और आपकी शादी तक मुकम्मल तौर पर अपनी भतीजियों का साथ देने वाली हूँ। मम्मा इट्स नॉट फेयर, ये सरासर चीटिंग है। वो शिकायती नज़रों से इन्हें देखने लगा। कोई चीटिंग नहीं आरफिन भाई, अब तो और मज़ा आएगा आपको तपाने में। याले ने राबिया को एक आंख दबाकर कहते हुए कहा, अच्छा चले छोड़े सब कुछ, ये बताइए आरफिन भाई कि वो हैं कैसी? याले का लबो लहजा इस कदर संजीदगी लिए हुआ था कि किसी को मामूली सा भी गुमान ना हो आरफिन को छेड़िए। कौन भाई? आरफिन नासमझी की कैफियत में से देखने लगा। अरे वही जिसके ख्वाबों ख्यालों में आप अभी तक मुकम्मल डूबे में। याले ज़्यादातर अपनी साख्ता हंसी पर कंट्रोल नहीं रख सकी। अरे याले डूबे नहीं थे, बल्कि ये तो इनके साथ स्विमिंग कर रहे थे। वहीं बैठे इसके कज़न ने चुटकुला छोड़ा, जिस पर आरफिन चैंप किया, और इसकी सदा पर पूरा कमरा ज़ाफ़रानज़ार बन गया। हर एक को मौका मिला था आरफिन को छेड़ने का। सबसे आगे याले और हीरा पेश थी। कर लो, खूब कर लो, मगर याद रखो अल्लाह सबको चांस देता है। आरफिन ने बारी बारी दोनों को घूरा। बात का तो नहीं मालूम, मगर इस वक्त तो कॉइन हमारे हाथ में है। हीरा चहकी। अरे कॉइन से याद आया, तुम लोग फिर भूल गए कि मकसूम भाभी से एक माह में से किसी का भी सामना नहीं हुआ, और जिससे नहीं होना चाहिए था मोहतरम पूरा 1 घंटा इससे मुलाकात का शर्फ बख्श कर आए। क्वीन 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 नहीं क्वीन। आप लोग इस 1 घंटे को यूँ फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि इनसे पूरा पूरा सच चुकलवाइए कि इस 1 घंटे में क्या क्या फरमा के आए और क्या क्या सुनकर आए। याले दूर की कड़ी खींच कर लाई थी, और आरफिन जिस बात से डरा था आखिरकार वही हुआ। वो समझा वो लोग भूल के होंगे, मगर याले की बच्ची का क्या करें जिसका दिमाग नहीं चलता फिरता कंप्यूटर था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है आरफिन भाई? एक मंचले कज़न ने हाँक लगाई। बताइए ना आरफिन भाई, कैसी बात है? हीरा ने याले के हाथ पर ताली मारी। वो तो मामा ने भेजा था मुझे वहाँ के शरारत दिखा के आज मकसूम की अम्मी को। ओ, पूरे कमरे में ओ का जोरदार नारा लगा। आरफिन ने सबको घूरा था। वो सब समझता था इन सब के मजाक को, मगर क्या करता? वो इस वक्त बिल्कुल अकेला था और सब एक थे। अच्छा फिर क्या हुआ? हीरा ने मदद से पूछा जैसे कोई कहानी सुन रही हो। क्या मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मकसूम भाभी को शरारे पसंद आ गए। शाले शरारत से बोली, मगर आरफिन खामोश रहा।
इन सब ने ज़रा सी बात का मजाक बना लिया था। मकसूम से मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की हुई। वो बेइत्तफाकन वो अपनी किसी सहेली के साथ बैठी बातें करी थी। इसकी अम्मी भी वहीं मौजूद थी और वहीं वो चला आया। वहीं पर इसने पहली बार मकसूम को देखा था। वो दोनों से सलाम करके खड़ी होगी और वो अपने साथ खड़ी अपनी सहेली का हाथ पकड़कर जिस तरह कमरे में भागी, जैसे आरफिन अभी से पकड़कर अपने साथ ही ले जाएगा। यही बात इसने आकर राबिया को बता दी। बदकिस्मती से पीछे याले खड़ी थी, जिसने खूब रिकॉर्ड लगाया इसका। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? जरमील की गंभीर और भारी आवाज़ पर सबने पलट कर देखा तो गया सब कोई सांप सूंघ गया। हर कोई अपनी जगह साख्त जामत बैठा रहा। गोया पूरे कमरे में सुनाटा बिखर गया। जो जरमील को बहुत महसूस हुआ वो चलता हुआ आरफिन के बराबर में खाली रखे सोफे पर विराजमान हो गया। खैरियत, ये माहौल में इस कदर खामोशी क्यों? यार मैं ऐसा भी कोई ड्राइकोला नहीं है कि तुम सब लोगों को साबित सालम निकल जाऊंगा। इसकी नज़र सब पर से होती हुई याले पर जा ठहरी, जो पिंक और धारी दुपट्टे को हाथ में पकड़ी हुई देख रही, जैसे इसे ज़रूरी कोई काम ही नहीं है। देखो ज़रा कैसे चुप हो गए सबके सब, इतने सीधे जैसे इनसे ज़्यादा कोई सीधा और खामोश को है ही नहीं। आरफी ने मुस्कुरा के जरमील को देखा। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को मेरा यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं है। इसका इशारा साफ याले की सिमत था जिसे वहाँ मौजूद हर फर्द ने नोट किया। अरे नहीं जरमील बेटा, ऐसी बात नहीं। असल में सब जानते हैं कि तुम्हें ज़रा शोर शराबा हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए सब खामोश हो गए। राबिया ने अपने चहीते भतीजे को प्यार भरी नज़रों से देखा। पुप्पो, अगर ऐसी बात हो तो सब सुन ले कि मुझे सब शोर शराबा हल्ला गुल्ला बहुत पसंद है। इसकी नज़र अब भी याले पर ही थी। सच? सबकी कोरस में आवाज़ें बुलंद हुई, सवाई याले के जो अब भी दुपट्टे को बगौर देख रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सच, जरमील खुशगवार मुस्कुराहट बिखेरता हुआ बोला। जरमील, कुछ खाने को लाऊं? राबिया ने कहा। नहीं पुप्पो, नीचे खाना खा कर आयो। आप प्लीज़ अच्छी सी कॉफ़ी पिलवा दें, नहायत सहूलत से कहा। अभी लाती हूँ। वो जाने लगी तो सबके पीछे से आवाज़ें आई कॉफ़ी की फरमाइश के लिए। हाँ तो भाई, मेरे आने से कबल क्या गुफ्तगू चल रही थी? जरमील ने सब पर एक नज़र डाली। मैं चलती हूँ, रज़ा मामा को तंग कर रहा होगा। याले जरमील को बुरी तरह नज़रअंदाज करती हुई दुपट्टे को ठीक करती खड़ी होगी। जरमील ने खास नज़रों से उसे देखा। जो मैदान छोड़ के भागते हैं वो बुज़दिल होते हैं। आरफिन इसको जाने की वजह समझ गया। ठीक कहते हैं आप आरफिन भाई, जो मैदान छोड़ के भागते हैं वही लोग बुज़दिल होते हैं। इसने देखा तो आरफिन को था, मगर चोट जरमील पर की। कमरे में मौजूद हर शख्स इसका इशारा समझ गया और सबकी नज़रें सिर्फ जरमील की सिमत उठी थी। सब अंदर ही अंदर सहम से गए और सबकी यही सोचती कि याले जरमील की गैज़ो गज़ब से ताप से नहीं बच सकती। मगर सबकी हैरत इस वक्त ज़्यादा बड़ी कि ना तो जरमील के चेहरे पर पहले वाला वो गुस्सा और जलाल था और ना ही इसकी आंखों में वो सख्ती जो वो सब बचपन से देखते चले आए थे। याले और जरमील की ज़बरदस्ती की शादी से तकरीबन आधा ख़ानदान ही वाकिफ़ था। याले जरमील से कोई 15 साल छोटी थी। वालिदैन की ज़ोर ज़बरदस्ती की बिना पर शादी हुई थी और नतीजा जरमील याले को 2 दिन बाद ही किसी को बताए बगैर कहीं चला गया। जरमील की गुमशुदगी, याले का बिलक बिलक का रोना और अरशद का गुस्सा, फिर रज़ा की पैदाइश और आखिर में जरमील का अचानक 2 साल बाद आमद। इसकी आमद क्या रंग लाती है कोई नहीं जानता था, मगर इसकी वापसी पर अरशद किसी ज़ख्मी शेर की तरह अपने शिकार को शिकंजे में लेने के लिए मौके की तलाश में था। वो तो सलीम साहब का हुक्म था, वरना अब तक तो इसके रूबरू होता। जरमील सिर्फ धीरे से इसकी बात पर मुस्कुरा दिया, हौले से खड़ा हुआ और चलता हुआ याले के मुकाबले ठहरा था। ये बुज़दिल अपना गुनाह भी तो कबूल करा और किसी भी सज़ा के लिए तैयार है, सवाई तुम्हारी जुदाई के। थोड़ा झुककर हौले से सरगोशी की, मगर हम मौजूद सभी अंगश्ते बंदा होकर रह गए। जरमील का ये अंदाज़े तकल्लुम, ये तर्ज़ गुफ्तगू तो कभी ना था। इस कदर बदलाव, सभी बेहोश होने लगे जैसे किसी को भी यकीन ना आ रहा था। आरविन जोर से खनकारा। जरमील को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता याले बुरी तरह से तप कर रह गई और आरफिन को घूरती पैर पटक कर जाने लगी। अगर आपकी नाजो न्याज की बात मोहब्बत भरी सरगोशियाँ ख़त्म हो चुकी है तो प्लीज़ आप वापस यहीं आ जाइए, और वैसे भी याले जा चुकी है। आरफिन दिलकशी से मुस्कुराया। क्यों नहीं, ज़रूर। जरमील ने जाती हुई याले को एक नज़र देखा। यार जरमील भाई, 2 साल में आप बहुत बदल गए। इनके एक कज़न चांद ने अपने लबो लहजे में हैरानगी से समोते हुए कहा। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये इंसानों वाली खसूसियत पहले कहाँ थी भाई? सबको तो जैसे मौका मिल गया था जरमील के इस बदले अंदाज पर। कुछ शर्म कर लो तुम सब। यहाँ मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है ना कि तुम लोग मेरी मदद करो। तुम लोगों को उस मजाक सूझ रहा है। ओ, सब ने एक दूसरे को देखने के बाद जरमील को देखा। तो मनाइए ना याले को, आपको आए तकरीबन 12 घंटे हो गए और अभी तक यूं ही अकेले अकेले किसी बेवा की तरह फिर रहे। आरफिन की ज़ुबान बेइल्गामी थी और अब तो कुछ ज़्यादा ही ज़ुबान में खुजली हो रही थी। जरमील इसके बेवा कहने पर झैम किया। जरमील के इस तरह झैंपने पर सबका मुश्तरका कहकर कमरे की खुशगवार फिजा में कूदा। ये मंजर बहुत लुत्फ़अंदोज़ था। ये तुम कहाँ चली? क्या सारे कपड़े पैक हो गए? सिमरन भाभी ने इसे सीढ़ी पर ही पकड़ लिया। सिमरन की गोद में रज़ा था, जो याले को देखकर इसके पास आने के लिए हमकने लगा। क्या पैक करूँ? कोई सीरियस ही नहीं हो रहा, सबको मजाक सूझ रहा है। इसने रज़ा को इनकी गोद से लेते हुए कहा। चलो मैं देखूँ, ये सब पागल हो गए हैं। कल बरी लेकर जाने, कितना काम करने को भी बाकी है। नहीं सिमरन भाभी, आप मुझे रज़ा को सुलाना है, आप जाइए। वो वापस इस जगह दोबारा जाने नहीं चाह रही थी। कोई नहीं सुलाना, और वैसे भी रज़ा सोने की बिल्कुल मूड बनी है, चलो ऊपर। याले के इनकार को सिमरन ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उसका हाथ पकड़े पप्पो के पोर्शन में आ गई। इसके नाना करने के बावजूद सामने सोफे पर आरफिन के साथ बातें करते जरमील पर नजर पड़ी तो याले का गरेज और यहाँ आने की वजह समझ में आ गई। याले की कलाई पर सिमरन की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। इसके चेहरे पर डर और खौफ का एक साया था, और ये डर था अरशद का। इससे पहले कि याले वापस होती, आरफिन तेजी से उठा और याले की गोद से रज़ा को लेकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सिमरन ने याले को देखा, जिसकी नज़र आरफिन की गोद में रज़ा पर थी। सिमरन ने गहरी सांस भरी और नज़र आबी पप्पो पर उठी, जो सामने से चाय की ट्रे लेकर आई थी। कुछ शर्म कर लो तुम लोग, ना कि राबे पप्पो का हाथ बटाओ, इनसे ही काम करवा रही हो। सिमरन ने सब लड़कियों को बुरी तरह लताड़ा। रहने दो बेटा, कोई बात नहीं।
राबिया ने इनकी हमायत ली और ट्रे ज़रमील के आगे बढ़ा दी, जिसमें इसने एक कप उठा लिया। नहीं पप्पो, अगर ऐसे बैठी रहेंगी तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जल्दी से सब उठो और ये सारा सामान उठाओ और दूसरे कमरे में लेकर चलो, इन्होंने सख्ती से कहा। सारी लड़कियां उठी और सारा सामान, पैकिंग का सामान उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। आओ याले, वो याले का हाथ पकड़ने लगी। असल में ये सब सिर्फ इसने याले की वजह से किया था। अगर अर्शद देख लेता कि वो याले को ज़रमील के साथ लेकर बैठी तो अर्शद सबके सामने इसकी बेइज्जती करने में सेकंड भी नहीं लगाता। भाभी रज़ा, इसकी नज़र रज़ा पर ही थी जिसे ज़रमील ने आरफिल से ले लिया था। सिमरन ने पलट कर देखा, रज़ा ज़रमील की गोद में से खिलखिला रहा था। वो ज़रमील भाई के पास है याले, नहत नरमी से कहा। नहीं भाभी, मुझे इन पर बिल्कुल एतबार नहीं, आप प्लीज़ मुझे रज़ा को ला दें। आंखें आंसुओं से भर गई थी। इन आंखों में रज़ा के लिए इस कदर तड़प थी कि सिमरन का दिल कट कर रह गया। ठीक है तुम चलो, मैं लाती हूँ। सिमरन ने प्यार से इसका गाल थपथपाया। वो सिमरन पर यकीन की एक निगाह डालती आगे बढ़ गई और सिमरन ज़रमील की सिमट पड़ी। ज़रमील भाई, रज़ा को दें। भाभी रज़ा ज़रमील के पास खुश है, खेल रहा, आप लोग आराम से काम कर लें। आरफीन ने रज़ा को ज़रमील की गोद में खुश देखा तो सिमरन से कहा, नहीं याले, परेशान हो रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है? फिर ज़रमील कोई गैर तो नहीं, रज़ा का बाप है। यही तो मसला कि ज़रमील भाई रज़ा के बाप है, जिस पर याले का कहना है कि वो इन पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती। खासा चुपता हुआ लहजा था। ज़रमील खामोशी से देख कर रह गया। ये क्या बचकाना बातें हैं भाभी? ठीक है, जो होना था हो चुका है, इसमें कोई क्या कर सकता है? आप याले को समझाइए। आरफीन मुकम्मल तौर पर ज़रमील की हमायत में था। इसकी बात जैसे सिमरन का गुस्सा ही दिला गई। समझाऊं? 2 साल से समझाई तो रही हूँ। और आरफीन, तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं हो। याले का रोना, तड़पना, बलक बलक कर बैन करना, इसकी आखिरी हद खुदकुशी की कोशिश करना, क्या ये सब तुम भूल गए हो? हाँ, ये सब तुम भूल सकते हो क्योंकि तुम एक मर्द हो और तुम मर्दों के पास ना तो कोई जज्बात होते ना ही एहसासात हो, तो वो किसी और के फीलिंग्स क्या समझ सकते हैं। सिमरन की खरी खरी सुनाने पर जहाँ आरफीन का सर शर्मिंदगी से झुक गया, वहीं ज़रमील इन इंकशाफात पर शॉक्ड होकर रह गया। और क्या कहा था तुमने कि जो होना था हो गया, होता है वो होकर रहता है, इसमें क्या कोई कर सकता है? क्योंकि इसमें सरासर हर तरफ से नुकसान औरत का ही होता है। याले कोई गैर तो नहीं है, इसकी घर की बच्ची है, घर के हर फर्द की लाडली। अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो कसूर किसका है इसमें? अमल का रद्द-ए-अमल तो होना ही है। अगर वो आज ऐसी है तो ये सब ज़रमील भाई आपकी वजह से है। अगर आपको कुछ लौटा ही रही है तो वही सब लौटा रही है जो आप इसे देकर गए। और सही तो कह रही है वो। एतबार की कौन सी डोर आपने इसके हाथ में थमा दी जो आप पर भरोसा करे? सिमरन ने से ज़रमील की तरफ शिकवा भरी नज़रों से देखकर झुककर इसकी गोद से रज़ा को ले लिया और जाने लगी। फिर पलट कर खास ज़रमील को देखा। माज़रत के साथ ज़रमील भाई, बेशक मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मगर मेरा पूरा सपोर्ट सिर्फ याले के लिए। इसे मैंने इन गुजरे 2 साल तक कैसे संभाला ये मैं और मेरा परवरदिगार जानता है। वो फिर रुकी नहीं, रज़ा को लेकर चली गई। ज़रमील वहाँ बैठा नदामत किया था, गहराइयों में डूबता चला गया। वो खुद को इस वक्त इतना गिरा हुआ महसूस कर रहा था कि शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। लानतिया, गिरा हुआ तो तू है, तुम महसूस तो फिर कर। ज़रमील, आरफी ने इसके साख मजबूत शाने पर हाथ धरा। मैं जानता हूँ कि मुझसे संगीन गलती सरजद हुई और मैं अपनी गलती तस्लीम भी करता हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी सज़ा मिले मुझे मंजूर है, मगर याले से जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर याले को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आरफी ने बगौर ज़रमील को देखा। वो अपनी गलती पर पशेमान था। बेशक किसी भी ज़रमील पर गुस्सा था, मगर वो नादिम था, अपनी गलती मान रहा था। याले से माफ़ी भी मांगना चाहता था क्योंकि अब याले को दिल से चाहता था। ज़रमील यार, तुझे याले को मना लेना चाहिए। हाँ, मैं याले को मना लूँगा, वो सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी रहेगी। अरशद को इसके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। आंखों में जीत जाने का एक अज़म सर उभा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसा स्टोन मैन भी किसी के इश्क में डूब सकता है। आरफीन को अगर ज़रमील के इस पतले अंदाज पर हैरत हुई थी तो खुशी भी बहुत थी। डियर, अभी तो इश्क की बातों से ना, तुम इश्क की बातों से ना बलद हो। शादी हो जाए फिर पता चलेगा कि मोहब्बत क्या होती है और इश्क किस चिड़िया का नाम है। ज़रमील भारी लहजे में कहता वहाँ से उठकर कमरे से निकलता चला गया। चाय पीती है कि चाय ज़ाया करा देती बड़ी हुई? कॉफ़ी बल्कि। क्या सोच रही हो? नजमा बेगम बैठ कर उनसे टेक लगे गुमसुम खुलाओ में न जाने ना नजर आने वाली शय को घूर रही थी। वहीं बैठे सलीम अहमद ऑफिस की कोई फाइल देख रहे थे। जब इनकी नजर खामोश बैठी कुछ सोचती हुई नजमा बेगम की सिमत उठी। ज़रमील वापस आ गए। अरे ये तो 12 घंटे पहले की खबर है, कोई नई बात करे। सलीम, मुझे अरशद से बहुत डर लग रहा है। इन्होंने दिल का डर बयान किया। अरे पहली माँ दुनिया की जिसे अपनी औलाद से डर लग रहा है। लबो लहजा गैर संजीदा था। सलीम, आप सीरियस क्यों नहीं लेते मेरी बात को? मेरे कहने का मकसद है मुझे अरशद के गुस्से से बहुत डर लगता है। अभी तक अरशद और ज़रमील का सामना नहीं हुआ। मुझे डर है कि अगर सामना होगा तो कोई तूफान ही आएगा। वो याले के ले आगे कुछ नहीं देखेंगे। कभी कभी तो सिमरन को बुरी तरह झिड़क देते हैं याले के लिए। भाई इकलौती लाडली बहन है अरशद की, जो इतनी मन्नतों मुरादों से हमारी ज़िंदगी में आई है। 15 साल बड़े हैं अरशद याले से। वो बहुत चाहते हैं याले को। अगर इसे मामूली सी भी इज्जत पहुंचेगी तो इनका दिल तो धड़केगा ना। सलीम, मुझे वाकई लग रहा है कि आप बिल्कुल गैर संजीदा। वो बुरी तरह जिद चौकी। वो बात क्या कर रही थी और वो जवाब क्या दे रहे थे? सलीम अहमद मुस्कुरा दिए। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, आप मुस्कुरा रहे? सलीम इनके चेहरे पर रकम परेशानी देखकर संजीदा हो गए। फिर बोले, अगर आप परेशान हैं तो मत हो, क्योंकि मैंने अरशद से बात कर ली। आरफीन की शादी हो जाए तो मैं देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरशद मान तो गए ना आपकी बात? नजमा बेगम को जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद इतनी आसानी से कैसे मान गए। आप यही सोच रहे हैं कि अरशद इतनी आसानी से कैसे मान गए? इन्होंने पकौड़ देखा। नजमा बेगम ने धीरे से इस बात में गर्दन लाई। तो नजमा बेगम, मैंने अरशद से कह दिया कि अगर कोई भी गड़बड़ी तो मैं याले को इसकी खाला के पास लंदन भिजवा दूंगा।
ताकि इसलिए कि शादी में कोई बदमज़गी ना हो। क्या मतलब आप याले को लंदन भेजेंगे? इनका दिल दहल गया। एक ही तो बेटी थी जिसकी इनकी, जिसे वो भला नज़रों से दूर कैसे कर सकती थी? अरे नहीं भई, मैंने तो सिर्फ अरशद को धमकी दी है। हो सकता है इस दौरान कोई सबील निकल आए। वो किसी गहरी सोच में पड़ गए। नज़मा बेगम बेड से उतरकर सलीम अहमद के बराबर रखी चेयर पर आ बैठी। सलीम, एक बात पूछूं आपसे? पूछे। क्या आप भी चाहते कि सरमील याले को तलाक दे दे? सलीम अहमद ने चंद लम्हों के लिए इन्हें नहायत आराम से देखा। आप क्या चाहती हैं? उल्टा इनसे सवाल किया। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि इसकी बेटी तलाक का दाग लेकर घर बैठ जाए, इसका घर उजड़ जाए। लहजा बहुत दुखी था। तो फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया मैं अपनी फूलों सी बेटी का घर बर्बाद करूंगा? ठीक है, मैं मानता हूँ जरमील ने जो किया वो सरासर गलत है, मगर गलती तो हमसे भी हुई है। जरमील ने हमसे शादी करने से पहले कह दिया था कि वो शादी से शादी नहीं करना चाहता। वजह एज डिफरेंस, मगर हमने इसकी वजह को फजूल गर्दान कर दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी। मगर जो हुआ सो हुआ। जरमील की 2 साल बाद वापसी, शायद उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। ये करने का इरादा रखते हैं, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। बहरहाल अब जो भी बात होगी वो आरफिन की शादी के बाद होगी। और वैसे भी कल भाईजान नैरोबी से वापस आ रहे हैं। तो क्या भाईजान को पता चल गया जरमील के घर वापस आने का? नहीं, मगर कल तो पता चल ही जाएगा। देखो इनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर सली मेरा दिल यूं ही हर लम्हे दहलता रहता है। अगर जरमील ने वाकई याले को छोड़ दिया तो क्या होगा? क्योंकि याले अब अकेली नहीं है सलीम, इन दोनों का एक बेटा भी है, रज़ा, जो अभी सिर्फ 1 साल का ही तो है। बहुत छोटा और मासूम है वो। आप भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है नजमा, मगर फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप अच्छी उम्मीद रखें, मायूस मत हो। और अब बहुत रात हो रही है, सुबह फिर जल्दी उठना है। चले सारी सोचों को फिलहाल झटक दें और पुरसकून नींद सो जाए, वरना फिर आपका बीपी बढ़ जाएगा। सलीम अहमद ने इन पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर फाइल साइड टेबल पर रखी और उठकर वॉशरूम में चले गए। और नजमा बेगम अपनी लातादार सोचों में घिरी बेड पर आकर लेट गई। इन बूढ़ी आंखों में नींद कोसों दूर थी। दरवाजे पर दस्तक बहुत जोर जोर से हो रही थी। वो जो नहायत गहरी नींद सोती हड़बड़ा के रह गई। कमरे में चूंकि बहुत अंधेरा था, फौरन हाथ बढ़ा के टेबल लैंप ऑन किया। पैरों में बेखबर नींद के आगोश में सोते रज़ा को देखा, जो कंबल में लिपटा था। इस जोरदार आवाज़ से वो भी हल्का सा कसमसा आने लगा। याले ने खुद से ब्लैंकेट हटाया और दरवाजे की सिमत पड़ी। याले दरवाज़ा खोला, जहाँ पर परेशान सी सिमरन कर दी। भाभी खैरियत, क्या हुआ? इनकी परेशान घबराई हुई सूरत देखकर वो भी घबरा गई। याले, इतनी देर से दरवाज़ा खोला, मैं तो परेशान ही हो गई। वो परेशान परेशान इनके कमरे में दाखिल हुई। टाइम क्या हुआ है? याले ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर सारे बटन ऑन कर दिए। नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी, जहाँ दोपहर का तकरीबन 1 बजने वाला था। मैं इतनी देर तक सोती रही हूँ? जी हाँ, और जानती हूँ मैं 11 बजे भी आई थी। तुमने अंदर ही से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आज तक ऐसा किया जो नहीं था तुमने। अब याले ने क्या बता दी कि जरमील के डर से इसने अपने कमरे की खिड़कियां दरवाज़ा लॉक कर दिए थे। इस दिन की इन सुरमई आंखों की वो बेबाकी भला कैसे भूल सकती थी? मैं तो बरशत को बुलाने वाली थी कि तुमने दरवाज़ा खोल दिया। जब से तुम अपने साथ खुदकुशी करने की कोशिश की, हम सब तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद होंगे। याले का सर शर्मिंदगी से झुक गया। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। अरे नहीं जान, ये कैसी बातें करी हो? 2 साल में ये पहला वाक़या कि तुम इतनी देर तक सोती रही हो, और वो भी दरवाज़ा लॉक करके। इसलिए मेरे दिल में बहुत से शुक्र शुबात वसवसे आने लगे थे। सिमरन ने प्यार से ओहो इसके शहद तक की गोल्डन बिखरे बालों को समेटा। अच्छा चलो छोड़ो, तुम जल्दी से फ्रेश हो, मैं रज़ा को तैयार करके लेके आती हूँ। सिमरन बेड पर कसमसाते रज़ा की तरफ बढ़ी। याले इन दोनों पर एक नज़र डालकर वॉशरूम की सिमट पड़ी थी। इंडिया चंगिया भाबियां भी आंदियां मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ सिमरन मंगनिया। और सुनाइए बरखुरदार, क्या इरादे लेकर वापस आए आप यहाँ? फ़हीम अहमद आज 1 बजे ही वापस आ गए थे और इन्हें इत्तला मिल चुकी थी जरमील के वापस आने की। इसलिए पहली फुर्सत में जरमील को अपने कमरे में तलबी होगी। जरमील फ़हीम अहमद के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। पापा, मैं अपनी गलती पर शर्मसार हूँ। धीरे से अपनी गलती तस्लीम की। गलती? फ़हीम अहमद ने जैसे तमस्कर उड़ाया। माशाल्लाह, अब तक आप समझते रहे कि आपने गलती की। नहीं, गलती नहीं, बल्कि एक संगीन गुनाह के मुतरादिफ है आपका फेल। और इस संगीन गुनाह की सज़ा क्या होनी चाहिए, कुछ अंदाज़ा है आपको? जी मुझे अंदाज़ा। याले मुझसे बहुत नाराज़ और मैं इसे मना लूँगा। अच्छा, वेरी गुड। लबो लहजे में भरपूर तनसा जरमील को मज़ीद शर्मिंदगी की गहराइयों में दंसा रहा था। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि अरशद आपसे बहुत नाराज़ है? जी। और ये भी कि आपकी सज़ा भी वही तजवीज़ करेंगे? जरमील खामोश हो गए। इसकी गंभीर खामोशी को फ़हीम अहमद ने बगौर तका। जरमील ने गहरी सांस ली और आसिया बेगम की तरफ देखने के बाद फ़हीम अहमद को देखा। अरशद चाहे जो भी करे, मगर अगर वो ये चाहता है कि मैं याले को तलाक दे दूँ तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि मैं याले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, और ऐसा मैंने कभी चाहा भी नहीं। अगर ऐसा नहीं चाहा तो शादी के 2 दिन बाद इसी याले को रोता बिलखता छोड़कर क्यों चले गए थे? फ़हीम अहमद के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो गुस्से में इतनी जोर से धाड़े के पीछे बेड पर बैठी आसिया बेगम का दिल दहल कर रह गया। इस वक्त मैं गुस्से में था, तो आज इसी गुस्से में याले को तलाक भी दे दो तुम। कितनी सफाकी से उन्होंने बात इतनी आसानी से कह दी थी। आसिया बेगम की रूह तक पिलक उठी और जरमील का दिल खून हो गया। इसने तड़प के अपने बाप को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? शादी कर सकते हो याले से, इसे छोड़ के जा सकते हो और माँ भी बना सकते हो, तो तलाक क्यों नहीं दे सकते? आज तो लग रहा था जैसे इसका यौम हिसाब का दिन हो। फ़हीम, ये क्या करें आप? आसिया बेगम पीछे से खड़ी होकर फ़हीम के कंधे पर हाथ रख के बोली। वो चाहे कितना ही अपने लगते जिगर बेटे से रूठी थी, नाराज़ थी, बहुत खफा थी, मगर वो अपनी गलती पर पशेमान था, माफ़ी मांग रहा था। याले को भी मनाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर थोड़ी राय तो उसे मिलनी चाहिए थी। क्यों, आप नहीं जानती मैं क्या कर रहा हूँ? इन्होंने सख्ती से आसिया बेगम का हाथ अपने कंधे से झटका।
आज ये जो कुछ भी जितने खुद परस्त जैसे जिसे अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो इसकी वजह सिर्फ आप है, इसके बिगड़ने की जिम्मेदार आप। सुना आपने? इन्होंने आसिया बेगम को बुरी तरह घूरा था। मगर फ़हीम ज़मील अपनी गलती पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांग तो रहे हैं। फ़हीम अमर की कड़वी कसैली बातें बल्कि इल्ज़ामात वो नहायत आराम से बर्दाश्त कर गई थी, और जब ज़मील की फेवर में बोली तो लहजा नहायत दबा हुआ था। तो एहसान करें मुझसे, याले के गुजरे 2 साल जो इन्होंने अजियतों में गुजारे, रो रो के, और यहाँ तक कि इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो क्या लौटाएंगे आपके साहबजादे वो गुजरे दिन? आसिया बेगम कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजरती है वही जानता है, और आप एक औरत हैं, मुझसे ज़्यादा याले को आप समझती होंगी। मगर अब जो अरशद चाहेगा वही होगा, मैं अरशद के साथ हूँ। तो फिर मेरी भी सुन लें, याले को मेरी मौत ही मुझसे अलग कर सकती है। अच्छा बहुत खूब, तो मेरा दिल करा मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से शूट कर दूँ। फ़हीम, आसिया बेगम ने तड़प कर अपने दिल पर हाथ रखा। वैसे तो कभी नहीं थे इतने ज़ालिम सफ़ाक के रूप, तो वो इनका आज पहली बार देख रही थी। समझाइए अपने लाडले बेटे को कि अरशद जो चाहते हैं अब वही होगा। बहुत मनमानी कर ली, फिलहाल तो मैं खामोश हूँ। आरफीन की शादी के बाद ये बाप से फाइनल बात होगी। वो ज़रमील को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कमरे से निकलते चले गए। ज़रमील जिसके अंदर ज़बरदस्त तलातम बरपा था। कितने आंधी तूफानों ने इसे अंदर तक तोड़ फोड़ के रख दिया था। फ़हीम अहमद, इसका सगा बाप, वहीं इसके ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद करने पर तुले हुए थे। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो याले को किसी कीमत पर तलाक नहीं देगा। इसने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ आसिया बेगम अपने दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठती चली गई। वो देरी से इनकी सिमट पड़ा। मामा, इसने इनके नातमाशा आने पर अपना बाजू फैलाया और इन्हें उठाने लगा। वो जो बेआवाज़ ज़ारो कतार रोने लगी थी, ज़रमील के हाथों को बुरी तरह झिड़क दिया। खबरदार, जो आपने मुझसे बात भी की तो। ज़रमील का दिल खून के आंसू रो दिया। आप भी नाराज़ हैं मुझसे मामा? हाँ, मैं भी आपसे सख्त नाराज़ हूँ, इन्होंने सख्ती से कहा। फिर तो मुझे वाकई मर जाऊँगा मामा। ज़रमील के अल्फाज ने जैसे इनके पैरों तले ज़मीन खींच ली। वो एक माँ थी, कैसे अपने बच्चे को इतना देर नाराज़ रह सकती थी? प्लीज़ मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? क्यों छोड़ के चले गए थे तुम हमें और इस घर को? इन्होंने आंसू भरी आंखों से पीछे पास बैठे ज़रमील को देखा। हमसे गलती हुई, हम मान रहे हैं। तुम्हारे इस हम बहुत इनकार करने के बावजूद हमने तुम्हारी शादी याले से करा दी। मगर तुमने क्या किया? इतनी बड़ी सज़ा दी हम लोगों को। तुम्हारे जाने के बाद कितना कुछ हुआ इस घर में, जानते हो? मैं सलीम और अजमा के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही, और याले, वो तो बहुत मासूम है। इसकी तो मैं सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। आज इसकी जो हालत है वो सब हमारी वजह से। किस कदर खुश रहती थी, चहकती रहती थी, पूरे घर में इसकी हंसी की शरारतों की गूंज रहती थी। मगर आज इन्हीं दर दीवार में ऐसा लगता है कि इसके रोने की सजा सुनाई देती है, जो चीख चीख कर कहती कि मैंने इसकी मासूम शरारतों, इसकी कलकारियों का खून कर दिया, इसकी हंसी, इसकी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया। आसिया बेगम अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया किसी मासूम से बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोती। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, मगर मैं जानती हूँ मुझे सुकून मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। मेरी रूह तड़पती रहेगी। मम्मा प्लीज़ ऐसी बातें तो मत करें। ज़रमील ने तड़प कर इन्हें खुद से लगा लिया। बहुत बुरा किया ज़रमील, आपने कहीं मुँह दिखाने को नहीं छोड़ा। ज़रमील ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से इन्हें उठाया और बेड पर बिठाया। बैठा एक गिलास फ्रिज में से पानी लिया और इनके होंठों से लगा दिया, जिसे आसिया बेगम ने 2-3 घूंट पीकर वापस इसे थमा दिया। मामा, मुझसे नादानिस्ती में गलती होगी, जिसके लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, मगर मैं बहुत तन्हा हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। इसने आसिया बेगम का नहीब सा हाथ अपने हाथों में दबा लिया। याले का नाराज़ होना और अरशद का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम याले को तलाक दो। तुमसे जो गलती हुई सो हुई, इसका अज़ाला हो जाएगा, मगर याले को तलाक देने के बाद इसका अज़ाला मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, जो लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। ज़रमील ने बगौर इन्हें देखा। दिल में एक उम्मीद की किरण रोशनी हुई। दिल को थोड़ा सुकून मिला कि इसकी माँ इसके साथ है। मामा, मैं अरशद से खुद बात करूँगा। नहीं, तुम अरशद से कोई बात नहीं करोगे, इन्होंने सख्त लहजे में से टोक दिया। मगर क्यों मामा? आखिर आप सब लोगों ने इस बद दिमाग को इस कदर अपने ऊपर हावी क्यों कर लिया? इससे तो मजीद शय मिलेगी। और पापा का जो रवैया वो तो आपने देख लिया, इनका पूरा सपोर्ट अरशद की तरफ है, इसलिए मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपना मामला अपने तौर पर हैंडल करूँगा। अरशद को तो मैं दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इन सुरमई आंखों में गुस्से से सुरख डोरे फैलने लगे। ज़रमील, बेवकूफ़ी की बातें मत करें। मैंने जब मना कर दिया कि आप अरशद से कोई बात नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे, इन्होंने डांट दिया। मगर ज़रमील सर झुकाए खामोश रहा। ज़रमील, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? इन्होंने इसका बाजू हिलाया। ओके, नहीं करूँगा, मगर इसके नापाक इरादे में इसे मैं कामयाब भी नहीं होने दूंगा। वो जो चाह रहा है ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो मेरी जान, मैं कब आपसे कह रही हूँ कि ऐसा हो? आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। कोई मौका देकर मैं फ़हीम से बात करती हूँ कि वो अरशद और सलीम से बात करें। चलिए, आप ये भी करके देख लें, मगर आई एम श्योर कि पापा मेरी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है और मेरे लिए बात नहीं करेंगे। हाँ, मेरे खिलाफ ज़रूर बात करेंगे। इसके लबो लहजे में बहुत बदगुमानी थी, जिसे आसिया बेगम ने नोट कर लिया था। ते हाले भी तेनों की जो तू करतूत खोल के गया सी ते तेनों इदां नहीं रिस्पॉन्स मिलना सी, अगों वार्म रिस्पॉन्स। वो अब तेन वार्म वेलकम तो मिलन तो रहा। गलत बात मत करें, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं है। अच्छा चले छोड़ें, ये बताइए, याले से बात हुई? जी हुई थी, और आपकी बहू साहबा को इन 2 सालों में बहुत बोलना आ गया। वो याले जो मेरे सामने नज़र उठा के बोलते हुए डरती थी, मेरी ज़रा सी डांट पर सहम कर छुप कर किसी कोने खुदरे में भागती थी। वो याले आज बड़ी बहादुरी से मेरे सामने खड़ी अपना दफा कर रही थी। कल का सारा मंजर इसकी आंखों में घूम गया तो लब खुद ब खुद मुस्कुराहटे। बहुत बदल गई याले, अब वो पहले जैसी नहीं थी। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई है।
सारा सारा वक्त खामोश रह के गुजार देती है, किसी ने बात कर ली तो जवाब दे दिया, वो खामोशी कर कुफल लगाए काम में जुटी रहती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मेरा दिल याले को देखकर इस कदर कट जाता तो नजमा का क्या होता होगा, मगर अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी याले पहले की तरह हंसने बोलने लगेगी। इंशाल्लाह बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, रज़ा किस पर है सबसे ज़्यादा, घर में किससे अटैच है वो? बेटे के जिक्र पर होंठों पर जैसे शरीनी खुल गई। रज़ा तो बना बनाया मेरे ज़रमील का परतू है, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, हर कोई इस पर जान छिड़कता है, वो भी जैसे सबसे बहुत प्यार करता है, सबके पास रह जाता है। सिमरन की तो जैसे इसमें जान है, बहुत देखभाल करती है वो इसकी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर रज़ा के बारे में बता रही थी, जिसे ज़रमील बहुत शौक से सुन रहा था। हीरा, तुमने रज़ा को देखा, कहाँ है वो, किसके पास है? काफ़ी वक्त हो गया मैंने इसे देखा नहीं है। परेशान सी याले ने सामने आती हीरा को रोका, जो चूड़ियाँ डाल रही थी अपनी कलाई में। याले की फिक्रमंदी हीरा से छुपी नहीं रह सकी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नरम लबल मुलायम लबो लहजे में कहते हुए इसने याले का हाथ थामा। रज़ा कहीं नहीं जाएगा, सब यहाँ सब इसके अपने हैं। हाँ है, मगर जब से तुम्हारे भाई आए मेरे दिलो दिमाग में बस एक यही डर खौफ है कि मेरे रज़ा को मुझसे छीन कर न ले जाए। ऐसा क्यों सोचती हो याले? ऐसा सोचने पे तुम्हारे भाई ने मुझे मजबूर किया, एक मौका तो दो तुम इन्हें। नहीं, कभी नहीं। मेरी ये ज़िंदगी अब सिर्फ रज़ा के लिए, और हम ही एक दूसरे का सहारा है, किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं हमारी ज़िंदगी में। वो ये कहती हुई इसका हाथ झटकती वहाँ से तेजी से निकली थी। हीरा सिर्फ इसे देख कर रहेगी। जैसे ही पलटी, सामने ज़रमील को इस्तादा पाया, हीरा चौंक से गई। ज़रमील भाई, आप कब आए? याले मुझसे बहुत बदगुमान है, कभी कभी तो सोचता हूँ याले की हद से बढ़ती बदगुमानी कोई और रंग ना ले आए। बहुत हारा थका थका सा लबो लहजा था इसका। हीरा का दिल कट कर रह गया। आप अभी से हिम्मत हार गए? ज़रमील ने सर्द सांस खींची। नहीं, हिम्मत तो मैं आखिरी सांस तक नहीं हारूंगा। याले सिर्फ मेरी, और दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। किस कदर जुनून था इन सुरमई कांच में। हीरा एकटक इसे देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? यही कि मेरे भाई के दिल पर सिर्फ याले राज करती और इसे खबर भी नहीं। होगी, खबर भी होगी, थोड़ा इंतजार कर लो। खैर अभी तो जाने में कुछ टाइम है, तुम जरा मेरे लिए कप कॉफ़ी बना दो। वो अपनी बहन के सर पर हाथ रखे मुस्कुराता हुआ जिस कमरे से निकला था, इसी कमरे में वापस चला गया। पीछे खड़ी हीरा अपने भाई के लिए दिल से दुआ मांगती किचन की जानिब चली गई। डार्क येलो शरारे जिसके और कैंसा दुपट्टे पर येलो एंड ग्रीन गोटे से बहुत नफीस और उम्दा काम हुआ था। पूरा घूंघट गिराए वो शाही कुर्सी पर बराजमान थी। खानदान की हर खातून एक एक करके आ रही थी, रस्म करके जा रही थी, मगर किसी ने भी दुल्हन का खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, क्योंकि दुल्हन की अम्मी का कहना था कि मकसूम ने कोई मन्नत मानी हुई, जब तक कोई मन्नत पूरी नहीं हो जाती वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। पूरी महफिल में इस बात को लेकर चहमगोइयाँ हो रही थी। कुछ बुजुर्ग खवातीन को सख्त बुरा लगा, और गैर शादीशुदा लड़कियां खूब मजे ले रही थी, जबकि आरपीन की कज़न ने तो बाकायदा रिकॉर्ड लगा दिया, चटपटे से सवालात करी थी, जिसका मकसूम सिर्फ हूँ या हाँ में ही जवाब दे रही थी। मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह राबिया, और सौमी की इस बेतुकी हरकत पर शर्मिंदा भी बहुत हूँ। मकसूम की वालदा सर झुकाए शर्मसार सी राबिया के पास खड़ी अपनी बेटी की नादानी पर परेशान हो रही थी। अरे कोई बात नहीं, हो जाता अक्सर, हो सकता है मकसूम की नज़र में अहम हो ये मन्नत। वो मुस्कुरा दी, मगर इन्हें भी ये मन्नत कुछ समझ में नहीं आई थी, जिसका इन्होंने कुछ इजहार नहीं किया। स्वामी ने मुझे भी आज सुबह बताया, अगर 2 दिन पहले बता देती तो मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। अभी भी मैं स्वामी से सख्त नाराज़ हूँ। ये तो आप गलत कर रही हैं, ये बेटियाँ बहुत नाजुक होती हैं, प्लीज़ मकसूम से नाराज़ मत हो। मगर आपके घर वालों ने भी तो स्वामी को नहीं देखा, सवाए आपके और आरफीन के। मैंने सबको समझा लिया, और फिर अच्छा है अभी कोई ना देखे, एक चाम रहेगा। राबिया ने इनका हाथ थाम कर हौले से दबा दिया। राबिया के इस नर्म मुलायम अंदाज ने जहाँ मकसूम की अम्मी को मुतमिन कर दिया, वहीं अपनी इकलौती बेटी पर बहुत गुस्सा भी आया। वो तो शुक्र था आरफीन की मामा ने गुस्सा नहीं किया, वरना इनकी बेटी का मुस्तकबिल जाने कैसा होता। यार याली, ये अजीब सी मन्नत नहीं है, पहले तो कभी हमने नहीं सुनी। हीरा को बहुत रंज हो रहा था कि वो आरफीन भाई की दुल्हन को ना देख सकी। हाँ अजीब तो है, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत कलक हो रहा है कि आरफीन भाई की दुल्हन नहीं देख सकी। दोनों की नज़र सिंधी चेहरे पर येलो के शरारे में बड़े से घूंघट में चेहरे को छुपाए मकसूम पर थी। यहाँ तक कि चेहरे को भी इस हद तक झुकाया हुआ था कि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे से झलक तक नहीं देख सकता था कोई। अच्छा नहीं, एडी केड़ी पर्दादारी होगी तो केड़ियां मनता मुरादा होंगी। यार हीरा, ये क्या बात हुई भला? हम आरफीन भाई की दुल्हन को नहीं देख सकते? इनकी कज़न लाइबा अपना ही दुख लिए दोनों के पास आई। सबर मेरी जान, क्योंकि हम भी यहाँ सबर किए बैठे हैं। हीरा ने लाइबा की मासूम शक्ल देखी तो मुस्कुराकर इसका कंधा थपथपाया। फिर भी यार, ऐसी मन्नत तो हमने पहले कभी नहीं सुनी कि अपना मुखड़ा ही नहीं दिखाना किसी को। तुम्हें पता है वहाँ बैठी कुछ खवातीन तो खूब बातें बना रही है। तुम लोग यहाँ क्या करियो? वहाँ खाना शुरू हो गया। सिमरन भाभी रज़ा को गोद में उठाई तीनों के पास चली। हम नहीं खा रहे खाना, जाइए आप इनसे कह दे कि हमने भी मन्नत मान ली कि जब तक दुल्हन का चेहरा नहीं देख लेते हम खाना नहीं खाएंगे। ये हीरा थी जो अपने दिल के फपोले फोड़ रही थी। कितनी खुश थी वो मकसूम से खूब छेड़छाड़ करेगी, मगर मकसूम की मन्नत ने सारी खुशी मलिया मेट कर दी। क्या पागलपन है, जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे? सिमरन ने बाकायदे से डांटा था। तो सिमरन भाभी, बातें तो अब भी बन रही हैं, मुझे मालूम है, मगर हमें अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहिए। अब उठाओ ये फजूल जिद छोड़ो। क्या बात है, यहाँ क्या करिए तुम सब? वहाँ खाने के लिए बुलाया जा रहा है। इसी वक्त जरमील की भारी गंभीर आवाज़ ने चारों को चौंका दी। भाभी रज़ा को दे, मैं इसे थोड़ा मीठा खिला दूंगी। याले अपनी जगह से उठी, सिमरन की गोद से रज़ा को लिए आगे बढ़ती चलेगी। जरमील को इसने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। याले पर जरमील ने खामोश निगाह डालकर रह गया। वो बैसाखी के सहारे चलती हुई रेहान शेख के कमरे तक आ रुकी। आहिस्तगी से दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। भारी मर्द आवाज़ अंदर से उभरी। वानिया हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर की सिमत पड़ने लगी। रेहान शेख जो
टाई की नॉट बांध रहे थे, इनकी सीधी नज़र वानिया पर उठी। अरे वानिया बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं पापा, मैं आपके साथ एयरपोर्ट चलूंगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलो, आरफिन की शादी में थोड़ा एंजॉय कर लोगे। फिर राबिया भाभी ने भी कितने प्यार से बुलाया आपको। राबिया आंटी के प्यार की मैं दिल से कदर करती हूँ बाबा, लेकिन मगर आप तो जानते हैं कि मुझे ये सब शोरगुल की आदत नहीं है। अब वो इसे कैसे बताती कि लोगों की तरस खाती नजरें इसका दिल चीरती हुई लगती थी। बाबा की जान, लोगों में उठोगी बैठोगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, और राबिया भाभी के घर जाकर आप बोर बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आपका तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर जाएगा। वैसे किसी भी तरह अपने साथ चलने पर राजी कर रहे थे। नहीं बाबा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ आपकी फिक्र होगी, इन्होंने हलीमी लबो लहजे में कहते हुए शफकत से इसके सर पर हाथ धरा था। सिर्फ बाबा, सिर्फ चंद दिन की तो बात है, लेकिन आप, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो ठीक है, मैं अंबर के पास चली जाऊंगी या इसे यहाँ बुला लूंगी। जाओगी फिर भी नहीं। वो धीरे से मुस्कुरा दी, जिस पर वो हल्के से हंस दी। ओके, हमेशा की तरह तुम जीती, मैं हारा। अब चले, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दोनों ड्राइवर के हमरा एयरपोर्ट पर रवाना हो गए। ओके माय चाइल्ड, अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई वक्त पर लेना। वो ज़रूरी हदायतें देकर नज़रों से ओझल हो गए तो बैसाखी संभालती हुई गाड़ी की सिमत बढ़ने लगी। आराम से गाड़ी में बैठी थी। अब्दुल, अंबर के घर चलो। जी छोटी बीबी। कोई 15 मिनट की ड्राइविंग से गाड़ी अंबर के बंगले के आगे रुकी। वानिया आहिस्ती से नीचे उतरी। तुम जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ड्राइवर जा चुका था। वानिया पलट कर बैल पर हाथ रखने ही लगी थी कि किसी ने नहायत जारहाना अंदाज में से अपनी सिमत खींचा। वो ठहरी, एक कमज़ोर माजूर लड़की तवाज़ुन संभाल न सकी, लड़खड़ाती भी किसी की मजबूत वजूद का हिस्सा बनी। इसी दौरान इसकी बेचारी की ज़मीन पर गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो जोर से चीख मारती, कोई हल्की सी नरम बेहोश कर देने वाली शय इसकी नाक पर रखती गई, जिससे वो दुनिया जहाँ से बेखबर होती चली गई। अक्ल खुद में अगर कोई याद बाकी थी तो सिर्फ ये कि किसी ने इसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर गाड़ी में डाल दिया था। नैप हो गई कुड़ी। भाभी, आपने रज़ा को देखा? जब से मैं मेहंदी से वापस आई वो नज़र नहीं आया मुझे। फिक्र में डूबी हुई आवाज़ पास से गुजरती आसिया बेगम के कानों से पड़ी थी। याले चंदा, वो सो गया था और किसी ने इसे यहीं सोफे पर लिटा दिया तो ज़मीरी से उठाकर अपने कमरे में ले गया। नहायत बेबसी से याले ने पहले आसिया बेगम को, फिर पास खड़ी सिमरन को देखा। आसिया बेगम ने लम्हे में इसकी बेबसी भांप ली। याले बेटा, आपको बुरा लगा? इन्होंने इसके शाने पर हाथ रखा। नहीं, मगर रज़ा इन्हें तंग करेगा, इनकी नींद खराब हो जाएगी। अब इन्हें क्या बता दी कि असल में वो चाहती नहीं है कि रज़ा जरमील के पास इसके नज़दीक है, वरना जरमील की नींद की सरत्ती भर भी परवाह नहीं है। ओह, तो ये वजह है। वो सुख का सांस लेती हुई मुस्कुरा दी। तो मेरी जान, करने तो तंग। अगर रज़ा जरमील की नींद खराब करता है तो इसे भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे पालना आसान नहीं है। जिस तरह 1 साल तक आपने इसे संभाला, अब कुछ जिम्मेदारी जरमील पर भी डालो। याले तो इनकी बातों का मतलब नहीं समझ रही थी, मगर सिमरन अच्छी तरह समझ गई थी आसिया बेगम के इरादे को, और कहीं ना कहीं वो खुद भी तो यही चाहती थी कि यारे और जरमील में सुलह हो जाए। हाँ याले, ताई मम्मा ठीक कह रही, तुम परेशान मत हो, बल्कि जरमील को परेशान होने दो। अच्छा, इन्हें कुछ तो सजा मिले। इसने बात को मजाक कर रुक दिया और मुस्कुरा के आसिया बेगम की सिम देखा और आंखों से तसल्ली का इशारा दिया। अरे, वो तो मैं बातों में भूल ही गई कि फ़हीम साहब ने कॉफ़ी मांगी थी। वो दोनों पर एक निगाह डालते हुए किचन की सिमत पड़ गई। याले मत सोचो कुछ भी, रज़ा जरमील भाई के पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। सिमरन ने बड़े प्यार से इनके दोनों हाथों को थाम लिया। सिमरन भाभी प्लीज़, आप तो ऐसी बातें मत करें। आप तो सब जानती हैं, मुझे समझने की कोशिश करें। इसने सिमरन के हाथों से अपने हाथों को निकाल कर इसके दोनों हाथ सख्ती से थाम के दबाए। याले, जितने तुम वहमो वसवसे अपने दिलो दिमाग में पालोगी वो इतना तुम्हें डराएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या करियो? अचानक अरशद की तेज़ और भारी आवाज़ पर वो दोनों अपनी जगह से 2 फुट उछली थी, बल्कि सिमरन का दिल तो बाकायदा तेजी से धड़कने लगा, जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं भाई, हम जा ही रहे थे बस। याले लड़खड़ा के रह गई। सिमरन की कैफियत भी इससे कुछ कम न थी। तो फिर चलो। और ये रज़ा कहाँ है? जिस बात का डर था वही हुआ। सिमरन की तो समझो जैसे सांस ही रुकने लगी, क्योंकि अगर अरशद को पता चल गया कि रज़ा जरमील के कमरे में इसके पास है तो सबसे पहले इसकी शामत थी। अरशद इसे छोड़ेगा नहीं। भाई, वो रज़ा मम्मी के कमरे में सो रहा है। डरा डरा लब लहजा अरशद को शक्ल शुबहात में डाल गया। बहुत गहरी नज़रों से उसने याले को देखा। हाँ, तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। सिमरन, तुम बताओ मुझे क्या बात है? सवाल का रुख अचानक साग तो जामत खड़ी सिमरन की सिमत किया गया। जी, वो इसी असना में अरशद के कोट की जेब में मौजूद मोबाइल चीख पड़ा। अरशद तेज़ नज़रों से सिमरन को देख रहा था। जेब में मौजूद मोबाइल निकाला, रोके का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। यहाँ हसन, कैसे हो यार? लहजे में एकदम शगुफ्तगी खिल गई। सिमरन और याले ने खुद के बच जाने पर सुख का सांस लिया। अरशद अपने दोस्त से बात करते हुए आगे बढ़ने लगा। यार, मेरा तो मशवरा, तुम अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ कराची आ जाओ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले, जब चाहो आ सकते हो। वहाँ से न जाने क्या कहा गया कि अरशद का जानतर कहकर खामोश फिजा में गूंजा। 1 मिनट ज़रा रुको। मोबाइल कान से हटाकर अरशद ने पलट कर देखा कि वो दोनों अभी वहीं खड़ी थी। क्या बात है यार, रात यहीं खड़े खड़ी गुजारने का इरादा है? रन से भरपूर जुमला दोनों को होश की दुनिया में ले आया। इससे पहले कि तफ्तीशी अंदाज फिर से शुरू होता, दोनों तेजी से आगे बढ़ी और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अरशद ने दोनों को एक नज़र देखने के बाद मोबाइल फिर से कान से लगा लिया। हाँ कहो, क्या कह रहे थे तुम? अपने बेडरूम की सिम पड़ा। याले को कमरे में टहलते टहलते काफ़ी देर हो गई थी। अब तो पाँव भी शल हो गए थे, जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था। आज आरफिन की मेहंदी लेकर गए थे, सुबह से काम में लगी हुई थी, मगर इतनी थकन और नींद के बावजूद भी इसका ध्यान सिर्फ रज़ा में ही लगा हुआ था।
वो इसे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी, बिलाकर दिल मजबूत करके फैसले पर मुहर सबत करती। नाहिद आस्ती से दबे दबे कदमों से वो सीढ़ियों में अबूर करती जरमील के बेडरूम के दरवाजे के पास आ ठहरी। बंद दरवाजे को एक नज़र देखा, फिर पीछे गर्दन घुमाकर खामोशी से देखा कि कोई है तो नहीं, और अगर किसी की नज़र इस पर पड़ गई तो किस कदर शर्मिंदगी और सुबकी की बात थी। जब तसल्ली हो गई तो कपकपाते हाथ से धड़कते दिल से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। कमरे में 0 पॉइंट की ग्रीन रोशनी हर शय पर फैली हुई थी। इसकी नज़र सीधी बेड पर बड़ी कितनी बदसूरत यादें जहन की स्क्रीन पर रोशन हो गई थी। 2 साल पहले वो इस कमरे में दुल्हन के रूप में इस बेड पर थी, और आज 2 साल बाद वो इस कमरे में मजबूरी के तहत आई। वरना यहाँ से निकलने के बाद कसम खा ली थी कि वो दोबारा कदम नहीं रखेगी, मगर वो आई थी तो सिर्फ अपने लगते जिगर जान से अजीज बेटे के लिए। एक गहरी सांस लेते हुए इसने अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़ी। रज़ा ज़रमील के पहलू में बेखबर सो रहा था और इस पर ज़रमील का एक हाथ रखा हुआ था। याले ने पहले हल्के से दरवाज़ा बंद किया और फिर आहिस्ता रवि से चलती हुई बेड के करीब आ रुकी। अगर वो रज़ा को उठाती तो ज़रमील की आंख खुल जाती, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसलिए इसने सोचा पहले रज़ा पर से ज़रमील का बाजू हटाए, जो नहायत मुश्किल मर रहा था, मगर रज़ा को ले जाने के लिए इसे ये काम करना ही था। वो 2 कदम और आगे बढ़ी और ज़रमील के पास आ रुकी। रात के गुप्त तन्हाई में अगर ज़रमील की आंख खुल गई तो इससे आगे वो सोच ही नहीं सकी। दिल की धड़कन इतनी बुरी तरह शोर करी थी कि समाते बासानी सुन सकती थी। इसने दिल मजबूत किया और थोड़ा सा झुकी। ज़रमील का बाजू आहिस्ती से थाम कर रज़ा के ऊपर से हटाना चाहा कि ज़रमील ने जो सीधे होकर आंखें खोली, याले की नज़र उठी और बुरी तरह बौखला के रह गई, और इसी बौखलाहट में पूरे वजूद समेत ज़रमील के चौड़े सीने पर थी। वो उठना ही चाहती थी कि ज़रमील ने इसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द अपने दोनों मजबूत आहनी बाजुओं का आसार खींच दिया। वो ज़रमील की इस हरकत पर तिल मिला कर रह गई। ये क्या बदतमीज़ी, छोड़े मुझे। वो पूरी ताकत से अपना दिफा करने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि नज़र अगर कुछ पल के लिए अनजान होगी तो मैं तुम्हारी आहट महसूस नहीं कर सकता? तो मिसेस ज़रमील, आपकी बेआवाज़ एक एक चाप पर मेरा पूरा वजूद समात बना हुआ है। तुम मुझे जितना बेखबर समझती हो, मैं इतना बेखबर हूँ नहीं। इसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज किए वो एक फंसू इसके कान में फूंक रहा था। ज़रमील छोड़िए, मैं रज़ा को लेने आई हूँ। मैं इसके चौड़े सीने पर दोनों हाथ रखे इसकी मजबूत गिरफ्त तोड़ने की भरपूर कोशिश करी थी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। तुम्हें नहीं लगता रज़ा अपनी असल जगह पर आ गया, इसलिए तुम भी सब कुछ भूल कर यहीं पर मेरे पास में अपने बेडरूम में रहो? ज़रमील ने इसके आगे पड़ी मोटी सी चोटी को ज़रा सा खींचा तो चेहरा इसके चेहरे पर झुका। दिल बुरी तरह धड़क उठा। रात के इस पहर अगर किसी ने देख लिया कि वो इसके बेडरूम में, तो कोई क्या कुछ नहीं कहेगा, बस वो शर्म से पानी पानी होकर रह जाएगी, और कोई कुछ कहे ना कहे, मगर अरशद, ये नाम सोच कर इसने झुरझुरी ली। ज़रमील, अगर अरशद भाई ज़रमील ने आहिस्ती से इसके कपकपाते होंठों पर अपनी गश्त शहादत रख दी। तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे वजूद का जिक्र मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। याले इसकी हरकत और बात दोनों पर सरता पास सुलग कर रहेगी। तीसरा वजूद? वो मेरे बड़े भाई हैं, और एक बात आप सुन लें कि वो जो कहेंगे मैं मानूंगी। ज़रमील ने कितने लम्हे इसकी खूबसूरत आंखों में देखा था, जहाँ इसके लिए किस कदर सफाकी थी, जहाँ नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने बहुत जुल्म किया मुझ पर। इसके नैन कटोरों में से चंद मोती टूट कर एक रुखसार पर फिसलते चले गए। मैं एक एक पल का ज़ाला करने को तैयार हूँ, मगर जो तुम और या अरशद चाहते हो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। इसके रुखसार पर फिसलते आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों पर जज़ब कर लिया। तो मैं इंतज़ार करूँगी, मगर आपके पास वापस कतई नहीं आऊँगी। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे? एक ज़ख्मी मुस्कुराहट इसके लबों पर रिंगी थी। हाँ, आपकी सोच से कई ज़्यादा। किस कदर जालिम बेरहम कातिल हसीना लगी थी वो इस वक्त। तो ठीक है, देखते मेरी मोहब्बत तुम्हारी नफरत के आगे दम तोड़ दे, या फिर तुम मेरी बाहों में आकर फूलों की तरह महकती हो। आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। खैर, ख्वाहिश का तो तुम रहने दो, अब भी देख लो। रात के तीसरे पहर तुम मेरे बेडरूम में मेरे किस कदर करीब हो कि हमारी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी हैं। वो रोमानवी दबर लहजे में कहता है खूबसूरत सी शरारत करके इसे खुद से अलग कर चुका था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि इसे अपने बचाव का टाइम ही नहीं मिला। इसे ज़रमील को बुरी तरह घूरा था और तेजी से आगे बढ़ी। रज़ा को उठाती पैर पटकते इसके कमरे से निकली थी। इसकी इन अदाओं पर ज़रमील हंस दिया, मगर दिल में मुसम्मम इरादा बांध लिया कोई या लोग हर कीमत पर मना लेगा। चलो देखने करने की जल्दी मनाना। पापा, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूँगी। ओके माई चाइल्ड। और हाँ, शेख को एयरपोर्ट छोड़कर अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी। इसने बेल बजाई भी नहीं थी कि किसी ने नहायत बुरी तरह अपनी तरफ खींचा और कोई नरम मुलायम सी शय इसके नाक पर रख दी, जिससे वो अपने सारे शौक खोती चली गई। ये सब इसकी बंद आंखों की पुतलियों पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। धीरे धीरे इसका शौर बेदार होने लगा, जो सोचने समझने की सलाहियतों से मफलूज हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असल हाल में वापस आने लगी। इसकी बंद पलकों पर जंबिश होने लगी, इसकी हाथों की उंगलियां हिलने लगी थी। होंठ इस कदर प्यासे थे कि हलक तक खुश्क होने की वजह से कांटे चुभने लगे थे। इसने धीरे से आंखें खोली। सामने छत पर पंखा तेजी रफ्तारी से चल रहा था। इसे सब कुछ याद आ गया तो एक झटके से उठी। कमरा नहायत कुशाद और खूबसूरती से डेकोरेट था। शुक्र मोहतरमा, आपको होश तो है, वरना मैं तो समझा था शायद ज़िंदगी भर आपके जाने के लिए का इंतजार करना पड़ेगा। कमरे के दरवाजे से कोई इंटर हुआ और वानिया ने देखा कोई लंबा चौड़ा सा शख्स था, जिसे वानिया ने ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था। मगर वो था कौन, ये सोचकर इसका गुस्सा बढ़ने लगा। कौन है तुम और मुझे यहाँ इस तरह से लाने का मकसद क्या तुम्हारा? आराम से मिस वानिया शेख, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप ज़रा ये स्क्वैश पीकर फिर आराम
पी लें, फिर आराम से तसल्ली से बात करेंगे। इसने हाथ में पकड़ा स्क्वैश वानिया के आगे बढ़ा, जिसे वानिया ने गुस्से से एक हाथ मार के पीछे किया तो वो नीचे कारपेट पर गिर गया। शट अप, मुझसे फजूल बकवास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। बिल्कुल जाना है? तुम्हें रोका किसने? मगर मेरा मकसद पूरा होने के बाद। देखो मिस्टर खाकसार को अफरीदी कहते हैं। इसने वानिया की बात काट दी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं तुम्हें क्या कहते हैं। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो बोलो, मैं अभी इसी वक्त ब्लैंक चेक काट कर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। अफरीदी ने बस इसके सख्त लहजे को बगौर देखा और तंजिया मुस्कुराहट ले कदम आगे बढ़ा। एक पैर जूते समेत उठाकर बेड पर रखा और थोड़ा सा इसके चेहरे पर झुका। तुम बाप बेटी को अपनी हराम की कमाई दौलत पर घमंड बहुत है ना? एक तो उसका बेहुदा अंदाज, ऊपर से इसकी गुफ्तगू वानिया के खून में शरारे दौड़ा की। अपनी हद में रहो, मेरे बाप के पास हराम की कमाई है, हलाल की तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपनी कीमत लगाओ। दे सकोगे मेरी कीमत? आफरीदी की घनी काली मूंछों के नीचे अनाबी लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। तुम बोल के तो देखो, तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम्हें दूंगी। वानिया ने एक नफरत भरी निगाह इसके चेहरे पर डाली। तो ठीक है, मेरी औकात तुम्हारी कीमत है। एक लम्हे को तो वो सन्नाटे में आगे, वो क्या बोल रहा था? ये क्या बेहूदगी है? लहजा मामूली सा कमज़ोर हो गया। इसमें बेहूदगी की क्या बात है? अपनी कीमत लगाई है मैंने तो। आफरीदी वहाँ से हटकर सामने चेयर पर बैठ कर बगौर से देखने लगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शहर के बिजनेस टाइकॉन रेहान शेख की बेटी, जिसकी पहुँच असर रसूख बहुत है। मगर वो इस वक्त तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ है नहीं, कराची शादी में गए हुए हैं। इसका तो जानकारी कैसे? वो कैसे इतना कुछ जानता था? और था कौन? बताऊंगा किसी दिन, तुम्हारी सोचों का जवाब फुर्सत से दूंगा, मगर इस वक्त नहीं। वानिया ने इतनी हैरानगी से देखा कि इसकी सोच तक रसाई थी। अभी हैरानगी दूर करो, टाइम ज़ाया किए बिना तैयार हो जाओ। 1 घंटे में काजी और कुछ गवाह आने वाले, हमारा निकाह है अभी। अफरीदी ने इसकी हैरानगी से भरी आंखों में झांका। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता मोहतरमा, बहुत कुछ हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो, मगर फिलहाल निकाह पर इक्तफा है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके बेड के पास आ खड़ा हुआ। वानिया इसके इरादे से घबरा गई। गुस्सा और जलाल बेकार था। वो ना तो इसके गुस्से से पीछे हटने वाला था, ना ही इसकी बेपनाह दौलत से वो मरूब होने वाला था। देखो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं अपने पापा से तुम्हारे लिए बात करूंगी, मगर इस तरह निकाह ही अच्छा नहीं है। वो इसकी बात समझा था नहीं, मगर इसकी बात इसके जानदार और तज़हीक में इस कह के कमरे की खामोशी को चीरते हुए वानियों को अपनी कमज़ोरी का एहसास दिला गया। इसका हकायत से भरा कहका इसे बावर करवा गया कि जल्दबाजी में यहाँ से रहाई हासिल करने के लिए वो बगैर कुछ सोचे समझे बहुत गलत बोल गया, जिसके एहसास से शिद्दत से वह अफरादी खामोश हो गया। मगर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट अब भी थी। पसंद? मिस वानिया शेख, मेरा टेस्ट अब इतना भी ख़राब नहीं। इसका ये जुमला इसे बहुत कुछ समझा गया। अफरीदी ने बगौर इसको देखा, वो नजर झुका गई। एक राज की बात और बताऊँ? वानिया की पलकों की बाड़ ऊपर उठाई। दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा नफरत किया, अगर मुझे ये कहा जाए कि इसका कत्ल तुम पर माफ़ है, तो वो एक शख्स है और वो हो तुम। वो बगौर से सुन रही थी। अंदर तक इसकी बात पर काम करेगी, आंखों में मामूली सी नमी छलकने लगी, मगर वो फिर भी इस शख्स को समझ नहीं पाई कि अपने अंदर मचलते सवाल को लबों पर ले आए। अगर इतनी नफरत करते हो तो मार दो मुझे। ये निकाह करने का क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने कहा ना कि बताऊंगा, फुर्सत से सब बताऊंगा। और रही बात मारने की, तो वो तो मैं तुम्हें बहुत पहले ख़त्म कर चुका होता है। ये सब खड़ाक पालने की क्या ज़रूरत थी? फिर इसका इरादा इसे अगवा करने की सिमत था। रेहान शेख को तुल तुल मारने में मज़ा है। तकलीफ़ किसे कहते हैं, मुफलिसी किस चिड़िया का नाम है, ये सब तो इसे जानना ही है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे पापा के बारे में इतनी वाहियात गुफ्तगू क्यों कर रहे हो? आ जाएगी समझ, इतनी जल्दी भी क्या? पहले ज़रा तुम पर तो अपने नाम की मोहर नस्ब करे दे। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे निकाह करके मेरे पापा को ब्लैकमेल करोगे, मैं होने नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बगैर किसी जिद बहस के निकाहनामे पर साइन कर देना। जितनी जल्दी मेरा काम होगा, इतनी जल्दी अपने घर जा सकोगी। वो इसके सरापे पर एक भरपूर नजर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल के कमानी ने फिर से पीछे से पुकारा। वो शायद एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। देखो, तुम मुझसे निकाह करके बहुत पछताओगे, क्योंकि मुझ जैसी अपाहिज लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लहजा रोहांसा सा हो गया। इसे अपनी इज्जत और अपने पापा की इज्जत का ख्याल था। खानदान पर मैं क्या जवाब देंगे? यही तो मैं तुम्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि मेरी नफरत की हद देखो, कि मैं तुम जैसी अपाहिज लड़की से निकाह कर रहा हूँ, इन खूबसूरत और हसीन अप्सराओं को छोड़कर। तो फिर इन्हीं खूबसूरत और हसीन अप्सराओं में से किसी एक से निकाह कर लो, मेरी जान बख्श दो। ना चाहते भी चंद कतरे आंखों से टूट कर रुखसार पर फिसलते चले गए। करूँगा, ज़रूर करूँगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर अपना बदला पूरा हो जाने के बाद। फिर वो रुका नहीं और नफरत की एक आखिरी निगाह इस पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर अपनी दोनों हथेली में चेहरा छुपा सिसक पड़ी। वो सिमरन भाभी की तरफ जा रही थी रज़ा को लेने, ताकि इसे नहला धुलाकर तैयार कर दे। किसी असना में किसी ने इसका बाजू पकड़कर खींचा। वो बुरी तरह दीवार से लगी आंखों में चंद लम्हे के लिए जो अंधेरा सा आ गया। वो साफ हुआ तो सामने ज़मीन को मुस्कुराता हुआ पाया। इसके हाथ में कुछ था जिसे याले ने नज़रअंदाज कर दिया। गुस्सा तो इसे बहुत आया। वो अपनी भड़ास भी निकाल देती, मगर घर जो मेहमानों से भरा पड़ा था, इनका सोचकर जहर का ये घूंट समझकर हलक में उतार ली। ये क्या हरकत है? दबे दबे गुस्से में लहजे में गुस्सा अरूज पर था। हरकत? मगर जान, अभी तो मैंने कोई हरकत की ही नहीं। जोमानी लहजा था। देखिए, मुझसे फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। इसका जान कहना बहुत नागवार गुजरा था, और जिस तरह इसने अपनी छोटी सी नाक सुखेड़ी थी, शर्मीली इस पर हौले से हंस दिए। परहेज़ तो अब हमारे बस की बात नहीं, और फिर जब तुम सामने होती हो तो दिल के तार तो वैसे भी फुल वॉल्यूम से बजने लगते हैं। वो धीरे से सरगोशी करते थे, इसकी जान ही निकाल गया।
देखिए मुझे देर हो रही है, रज़ा को तैयार भी करना, वो अपनी कलाई इसकी मजबूत हथेली से छुड़ा रही थी। रज़ा की फिक्र मत करो, इसे सिमरन ने तैयार कर दिया। अब ऐसा कि आज की तकरीब में तुम्हें ये साड़ी बांधनी होगी। इसने पैकेट इसके आगे किया जिसे याले ने बड़ी बेरहमी से परे धकेला था। अपनी ये साड़ी अपने पास ही रखें और अपने दिलो दिमाग से खुशफहमी भी निकाल दीजिए कि आपकी कोई भी बात मैं मान लूँगी। ज़रमील ने बहुत सुकून से इसे सुना भी और देखा भी, क्योंकि वो याले से यही तवक्का कर रहा था। वैसे याले ने कहना चाहिए थी अपनी साड़ी आप ही पाके घूम जाके। बात तो तुम्हें माननी होगी, अब ये तुम पर है कि आराम से मानिए, फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी जिसमें मुझे कोई याद नहीं है। ओके माय डियर वाइफ, रात को तुम मुझे इसी ड्रेस में मिलोगी। एड्डा तुम माँ मेरा पुत्र लगना ना दे, मिलेगी तेने ऐसी ड्रेस च। एक बार पूर्ण निगाह इसके चेहरे पर डालता वो आगे पड़ा था। याले गुस्से से मुठिया भेज के रह गया। एक जहरीली निगाह इस पैकेट पर डाली जो ज़मील के हाथ में ज़बरदस्ती थमा गए थे। अरे याले तुम यहाँ खड़ी हो, मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। सिमरन ऊपर राबे के पास जा रही थी, साइड दीवार से लगी याले को सोचों में गुम देखकर इसके पास आई। जी वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। सब खैरियत तो है ना, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इनकी नज़र पैकेट पर पड़ी तो याले ने इस पैकेट को घूरा और जिमरन के हाथ में दे दिया। ये आप इन्हें वापस कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मुझे जब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इनकी दी हुई किसी भी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। गुस्से से इसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया। आंखों में गुस्से के शरारत देखकर सिमरन का दिल दहल कर रह गया, मगर वो ये जा वो जा और अपने पीछे सिमरन को बहुत लामत नहीं सोचों के गर्दाब में छोड़ गई थी। वो जानती थी कि यालो को पैकेट ज़मील ने दिया, अब वो क्या करे, किसकी तरफदारी करे। अगर ज़मील की तरफदारी करती तो अर्शद याले की ढाल बन के खड़ा था, जिससे कुछ बही नहीं था वो कुछ कर गुजरे। अगर याले के लिए लड़े तो वो भाई जैसे सगी भाइयों से ज़्यादा अजीज़ था, जिसने अपनी सगी बहन बनाकर इसके सर पर हाथ रखा था। इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। वो ये भी जानती थी कि ज़मील अपनी गलती पर परेशान है, शर्मिंदा, और इसके दिल में याले के लिए बहुत सा प्यार भी है जो याले को इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। वो अपने बदले की इंतकाम में देखना नहीं चाहती। डर था कि कहीं इसी अनाव जिद में अपना घर बर्बाद तबाह ना कर ले। फिर पछताने के अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा, जिसमें सबसे बड़ा हाथ इसके अपने शौहर का था, वो जो इस वक्त याले की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि सिमरन का ज़रा सा भी बोलना अपनी शामत पिलाने के मुतरादिफ था। इसकी खुद की अपनी ज़िंदगी उलझ कर रह गई थी। ये लो आप यहाँ खड़ी और मम्मा कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ ऊपर। मुस्कुराती आवाज़ पर सिमरन ने रुख मोड़ के देखा जहाँ आरफीन दुल्हा के रूप में वजह तो हुसन का खूबसूरत पैकर लग रहा था। ग्रे शेरवानी पर गोल्डन और सिल्वर और हम रंग तुबके की एम्ब्रॉयडरी पर ग्रे कुल्ला पहने वो कोई रियासत का शहजादी लग रहा था, और चेहरे पर जो दिलकश मुस्कुराहट जो चमक थी वो अनोखा ही मंजर पेश कर रही थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी पहली एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको, अपनी राय का जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम वीडियो को एंड करेंगे। फरजाना चौधरी, आपका अंदाज़ मेरी फुप्पोज़ाद ननंद जैसा है, बिल्कुल उनकी आवाज़ और अंदाज़ ऐसा है। अच्छा जी, लेकिन मैं ओ नहीं हूँ। तामीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एपिसोड वाज टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। अपी थी से क्या मतलब, क्या कमरोश आपी की डेथ होगी? अभी उनकी एज ज़्यादा नहीं हो रही होगी, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ जी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी डेथ हो चुकी हुई अब तो काफ़ी टाइम हो गया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, अल्लाह हाफिज़। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल। तहा अदील, ज़बरदस्त एंड हैप्पी एंडिंग, थैंक यू। सायरा रियाज, बहुत अच्छा, बेस्ट नावल, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी, थैंक यू। इमरान अली, ज़बरदस्त नावल एंड हैप्पी एंडिंग, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग नावल आप ही, थैंक यू। मलिक सबा, लास्ट पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। ताबिश और धना की शादी भी होगी, लेकिन ताबिश को पता चल गया कि धना की वो लड़की है जिससे माँ बाप के उसने एक्सीडेंट किया था। हाँ जी, ब्याह वाले दिन ही पता लगा। बेचारा फिर कितना डिस्टर्ब हो गया था, वो तो शादी की रात वापस घर ही नहीं आया। ये आहो, डिस्टर्ब होना तो बनता सी, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ भी तो किसी की ज़िंदगी डिस्टर्ब की सी। ये मोहसिन फिर वापस आ गया और कैसे अच्छा बन रहा था। मोहसिन ने बस पूरे नावल के अच्छी तरह की कमी रही है। और अब्रिश के पापा वो भी राज़ी हो गए अब्रिश की शादी के लिए, और बेचारी अब्रिश भी मजबूर थी रानी की वजह से, लेकिन अच्छा हुआ कि मोहसिन रेस्ट हो गया। फिर दरूक की शादी होगी। दरूक कितना खुश था, फिर हया और रेहान भी एक दूसरे के लड़ लड़ के फिर ठीक हो गए। आओ लड़ मार के वो भी सेट हो गए थे। लेकिन हाँ ने मुझे लगता है ठीक किया है आके साथ, वो यही डिज़र्व करती थी। यस, वो यही कुछ डिज़र्व करती थी कि माफ़ कर देना चंगी तरह, तो फिर मैं चंडा मारनी सीनू। धना को पता चल गया था आबिश ही वो लड़का जिसने इसके माँ बाप के एक्सीडेंट किया, फिर बेचारी की कंडीशन, लेकिन एंड पे लोगों के बीच सब ठीक हो गया। आहो, एंड तो हैप्पी एंडिंग होनी सी। ओवरऑल नावल बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरा तो फेवरेट नावल है, लेकिन रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों कम आया था। पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रही रिस्पॉन्स क्यों इतना वो गिर जाता है, इतना कम आता है। पहले सही जाते रहते हैं, रूटीन में सही जाते रहते हैं। आप लोग के रिस्पॉन्स से मैं मोटिवेट हो गया। 2-2 घंटे की एपिसोड भी दी हैं, 2-2 एपिसोड भी दिए हैं आपको। मैं अभी ये वाला नावल के भी मैं डिमांड कर रही हूँ, कह रही हूँ। अपने अल्फाज है मेरे, और मैं अपने अल्फाज पे आपको पता है पीछे नहीं हटती। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मेरी सोच से अच्छा है, मैं आप लोग को एक दिन में 2 किस्तें भी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे आगे छुट्टियाँ हो रही हैं। बेशक मेरा काम है, मैंने आर्टिकल लिखना है और थीसिस भी लिखना है, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, अगर मुझे इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको 2 घंटे की एपिसोड भी दे सकती हूँ, या मैं आपको वो एक दिन में 2 एपिसोड भी दे सकती हूँ। तो लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स।
आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। साइम वहीद नाइस एंड अमेजिंग, अच्छा लिखते हैं ना, आंखों से सुना आपने। साइम वहीद नाइस नावल, और आपकी वॉइस में और भी कमाल ज़बरदस्त, थैंक यू। फारिया शेख, टू इंटरेस्टिंग नावल विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच, वेलकम डियर। रुमान नज़र, अंगूठी बेच बैठ के खाओते हो कि यार फ़ायदा लवा अंगूठी दा, लेकिन होनी हूँ तो तेरा बंदा हो गया। तमीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार आपकी नावल का लास्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। ताबिश और धनक की भी मैरिज हो गई। ताबिश की कंडीशन देखने वाली, जब उसको पता चला कि धनक के पेरेंट्स जिनके एक्सीडेंट हुआ उससे उसको बहुत दुख होता, फिर घर ही नहीं आता। धनक को पता चल गया, फिर इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था। हाँ हो एंड तो होना ही सी, हैप्पी एंडिंग होती। नावल बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया सुनकर। कमेंट देर से करती हूँ, चलो कोई नहीं, करती रहा करें। ओवरऑल नावल बहुत मज़े का था। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखे। आपने कहा होगा ने ट्रिपल एक्स से पढ़ा था। मेरा टाइम ओवर हो रहा है तो मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।